एक ऐसी दुनिया में जहां लेजेंड्स एक ही टेक्निक को मास्टर करने में 60 साल खून पसीना बहा देते हैं, जिंदगी बस एंडलेस सफरिंग बन जाती है। लेकिन फिर आता है सू होंग। उसे सिर्फ लकी ब्रेक नहीं मिला, उसने पूरा सिस्टम ही तोड़ दिया। 1 सेकंड, बूम, सी रैंक स्किल लर्नड। 2 सेकंड, वो ऑलरेडी ग्रैंड मास्टर लेवल पे पहुंच चुका है। 3 सेकंड, उसने फॉरबिडन एसएसएस रैंक गॉड टेक्निक को परफेक्ट कर लिया। जब बाकी लोग पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, उसे बस एक हार्ट बीट चाहिए। हार्डवर्क मर चुका है, गॉड आ चुका है। कहानी की शुरुआत दो स्टूडेंट्स के बीच एक स्पार से होती है। एक पंच जोर से लगा और जिस पर पड़ा उसने सांस खींचते हुए शिकायत की कि ये तो हद से ज्यादा दर्दनाक था। फिर वो हंस पड़ा और बोला कि होंग का वज्र फिस्ट फिर से साफ तौर पर इंप्रूव हो गया है, और जोर से सोचने लगा कि क्या वो पहले ही माइक्रो लेवल में स्टेप कर चुका है। सू होंग शांत रहा और बोला कि वो तो बस 2 दिन पहले ही माइक्रो लेवल में ब्रेक थ्रू कर पाया है। इस दुनिया में मार्शल आर्ट्स को रैंक्स में बांटा गया था: बेसिक, प्रोफिशिएंट, माइक्रो लेवल, मास्टर्ड और परफेक्ट। माइक्रो लेवल तक पहुंचना ही किसी को ज्यादातर पीयर्स से आगे कर देता था। दूसरा स्टूडेंट उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सका। उसने कहा कि सिर्फ वज्र फिस्ट के दम पर ही उनकी क्लास में कोई भी सू होंग से कंपेयर नहीं कर सकता। उसने पूछा कि क्या सू होंग का रेस्ट हो गया है ताकि वे फिर से प्रैक्टिस जारी रख सके। लेकिन उस एक पंच का दर्द अब भी बना हुआ था और उसे दोबारा मार खाने का कोई इरादा नहीं था। सू होंग को कल्टीवेशन मेनियाक कहकर उसने हाथ हिलाया और बोला कि वो घर जाकर खाना खाने वाला है। जाते जाते उसने शालीनता से टीचर ली को गुड बाय कहा। टीचर ली ने उसे याद दिलाया कि जाने से पहले अपने कपड़े ठीक कर ले। फिर वो सू होंग की ओर मुड़े और आखिरकार उसे रोक लिया। उन्होंने पूछा कि उसने अब तक मार्शल आर्ट्स डिपार्टमेंट की 30,000 की रजिस्ट्रेशन फी क्यों नहीं भरी। एप्लीकेशंस अगले महीने बंद हो रही थीं। सू होंग थोड़ा हिचकिचाया और पूछा कि क्या उसे कुछ और दिन दिए जा सकते हैं। टीचर ली ने आह भरी। उन्होंने कहा कि वो फैमिली सिचुएशन समझते हैं, लेकिन रूल्स तो रूल्स हैं और वो कुछ नहीं कर सकते। सबके जाने के बाद सू होंग वहीं रुक गया और अकेले प्रैक्टिस करता रहा। चाहे वो कितनी भी बार अपने फॉर्म्स दोहराए, एक ही थॉट उसके दिमाग में घूमता रहा: 30,000 की रजिस्ट्रेशन फी। उसकी यादें पीछे चली गईं। जब वो 3 साल का था तब एक फिरोशियस बीस्ट डिजास्टर में उसके पेरेंट्स की मौत हो गई थी। तब से वो अपने अंकल और आंट के साथ रहता आया था। जब उसकी मार्शल आर्ट्स की टैलेंट सामने आई तो उन्होंने उसकी ट्रेनिंग को सपोर्ट करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। ऐसे दौर में जहां फिरोशियस बीस्ट्स खुलेआम घूमते थे, मार्शल आर्टिस्ट्स अच्छी कमाई करते थे। उसने ट्रेनिंग की थी ताकि उन्हें एक बेहतर जिंदगी दे सके, लेकिन अब उसे लग रहा था कि वो उनकी मुश्किलें ही बढ़ा रहा है। बाद में एक शांत कोने में वो उस तंग और जर्जर जगह पर लौटा जिसे वो घर कहता था। उसने धीमे से पूछा कि क्या रेंट लगभग ड्यू हो चुका है और अभी कितना शॉर्ट है। उसके अंकल की आवाज पहले आई। उन्होंने कहा कि रेंट इंतजार कर सकता है और पहले लिटिल होंग की रजिस्ट्रेशन फी भरनी चाहिए। उसकी आंट ने भी कहा कि इतनी टैलेंट के साथ सू होंग एक दिन जरूर सक्सीड करेगा और वे उसे पीछे नहीं रोक सकते। फिर उन्होंने लगभग कैजुअली जोड़ दिया कि वो अपनी मेडिसिन लेना बंद कर देंगी। वैसे भी उससे ठीक तो हो नहीं रही थीं और पैसे बच जाएंगे। उसके अंकल ने तुरंत विरोध किया। उन्होंने कहा कि वो एक और जॉब कर लेंगे। उसे घर पर रहकर ठीक से आराम करना चाहिए और अपनी हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए। बाकी सब, उन्होंने कहा, अपने आप ठीक हो जाएगा। ये सब शैडोज से सुनते हुए सू होंग की छाती में कसाव सा हो गया और उदासी चुपचाप उस पर हावी हो गई। उसे लगा कि ये दुनिया कितनी बेवकूफ और मेस्ड अप है। इसने उसकी जिंदगी को कुछ ऐसा बना दिया था जिसे वो मुश्किल से पहचान पा रहा था। हर तरफ लोग ग्रीडी थे। अगर कोई बस किसी ऐसी चीज में रजिस्टर करना चाहता है जिसमें वो टैलेंटेड है, तो भी उसे पैसे देने पड़ते हैं। ऐसे पैसे जिन्हें कमाने की उसे कोई टैलेंट नहीं है। अगर वो सच में पैसे कमाने में अच्छा होता तो शायद मार्शल आर्ट्स में टैलेंट ही ना होता। जितना वो सोचता गया, दुनिया उतनी ही ज्यादा पागल लगने लगी। उन थॉट्स को झटकते हुए उसने दरवाजा खोला और आवाज दी कि वो वापस आ गया है। उसकी आंट, जो उसे अपने बेटे की तरह मानती थी, तुरंत उस पर फंस करने लगी। उन्होंने पूछा कि वो फिर से इतनी देर तक प्रैक्टिस क्यों करता रहा और कहा कि वो जरूर बहुत थक गया होगा। सू होंग ने चोर संभालने की कोशिश की, बोला कि वो कर लेगा, लेकिन उन्होंने उसे टाल दिया। कहा कि इसमें कुछ नहीं है और वो जाकर आराम करे ताकि अगले दिन थका ना रहे। उसके अंकल ने भी यही कहा, उसे सुनने और जल्दी रेस्ट करने को कहा। सू होंग अपने कमरे में लौट आया, लेकिन नींद नहीं आई। वो पूरी तरह जागता पड़ा रहा। उसके थॉट्स गोल गोल घूमते रहे। उसके अंकल और आंट ने उसके लिए पहले ही बहुत कुछ सैक्रिफाइस कर दिया था। वो ऐसा चलता नहीं रहने दे सकता था। इस बार वो अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करेगा। एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए कुछ ही दिनों में टेंस ऑफ थाउजेंड्स कमाने की सिर्फ एक ही जगह उसके दिमाग में आई। अगले ही दिन सड़कों में एक जोरदार अनाउंसमेंट गूंज उठी। ऑडियंस फ्रेंड्स का स्वागत किया गया मार्शल अप्रेंटिस अरीना चैलेंज में, जहां लाइफ और डेथ की परवाह किए बिना सिर्फ जीत या हार मायने रखती थी। ये अंडरग्राउंड मार्शल अरीना था। अनाउंसर की आवाज ऊंची हुई जब उसने आज के रिंग डिफेंडर का परिचय दिया: मिस्टर माइनाटोर।
अगर वो लगातार 4 मैचेस जीत लेता तो उसे 60,000 की प्राइज मनी मिलती, अगर नहीं तो कुछ भी नहीं। क्राउड को ध्यान से देखने को कहा गया। ऑडियंस में तुरंत विस्पर्स फैल गईं। कोई उसे पहचान नहीं पा रहा था। कुछ ने अंदाजा लगाया कि वो रुकी होगा। दूसरों ने ताना मारा कि कोई न्यूकमर सीधे अरीना चैलेंज में कूदे तो वो बेसिकली मौत को न्योता दे रहा है। साइड में अनाउंसर ने झुककर किड से कहा कि थोड़ा पैशन दिखाओ, एटमॉस्फेयर हीट अप करो। माइनोटॉर कंफ्यूज हो गया और पूछा कि वो ऐसा कैसे करे। अनाउंसर ने आ भरते हुए कहा कि क्राउड को प्रोवोक करो, थोड़ी गाली दो। यही वजह थी कि रुकीज हेडेक होते थे। माइनोटॉर को समझ आया। उसने एक रोर छोड़ा और चिल्लाया कि मार्शल आर्टिस्ट के लेवल से नीचे वो इनविंसिबल है और सारे वीकलिंग्स को उससे फाइट करने के लिए बुलाया। क्राउड एकदम फट पड़ा। कुछ ने उसे बेइंतहा एरोगेंट कहकर कोसा तो कुछ हंसे और उसके गट्स की तारीफ की। एटमॉस्फेयर तुरंत उबलने लगा। क्राउड में किसी ने ताना मारा कि बाद में इसे पता भी नहीं चलेगा कि ये कैसे मरा। इससे आग और भड़क गई। हर तरफ से चीयर्स गूंज उठीं। कोई बोला अच्छा है, कोई खून की मांग करने लगा और कुछ बस टॉप ऑफ द लंग्स पर उस तथाकथित माइनोटॉर को गालियां देने लगे। एटमॉस्फेयर के पूरी तरह बॉयल होने पर अनाउंसर ने डिक्लेयर किया कि मैच ऑफिशियली शुरू हो चुका है। माइनोटॉर मास्क के पीछे सू होंग शांत रहा। वो अंडरग्राउंड अरीना की वो हैवी किलिंग इंटेंट साफ महसूस कर सकता था। फिर भी ट्यूशन मनी जुटाने का ये सबसे तेज तरीका था। बस कुछ राउंड्स वज्रा फिस्ट से जीत ले तो सब वर्थ इट होगा। उसका पहला अपोनेंट आगे आया, उसे एरोगेंट ब्रैट कहकर बोला कि वो उसके साथ थोड़ा खेल लेगा। सू होंग ने मुश्किल से ध्यान दिया। उसकी आंखें शांत तरीके से सामने वाले को जज कर रही थीं। अपोनेंट का मोमेंटम स्ट्रांग था लेकिन फुटिंग अनस्टेबल। देखने से ही लग रहा था कि जीत मुश्किल नहीं होगी। उसे यूं खोया देख अपोनेंट ने गाली दी और सीधे पंच के साथ चार्ज किया। सू होंग ने आसानी से साइड स्टेप किया, फिर कैजुअली दूसरा हाथ घुमाया। स्ट्राइक सीधे उसके जॉ पर लगी और वो उड़ता हुआ वहीं वापस जा गिरा जहां से आया था। अनाउंसर तुरंत कंपोजर खो बैठी। वो पहले से ही इस मास्क्ड फाइटर को पसंद करने लगी थी। मजाक में खुद से सोचने लगी कि शायद किसी दिन उसे आस्क आउट करे। माइक में हंसते हुए उसने चिल्लाया कि माइनोटॉर ने अपनी पहली जीत ले ली है। क्राउड एक्साइटमेंट में फट पड़ा। दूसरा चैलेंजर आया और बोला कि पिछला बस अनलकी था, इस बार ऐसा नहीं होगा। सू होंग ने बस कैजुअली प्लीज कहा और सामने वाले को जज करने लगा। बिल्ड देखकर लग रहा था कि स्ट्रेंथ ठीक ठाक होगी। वज्रा फिस्ट की असली पावर टेस्ट करने के लिए परफेक्ट। आदमी चिल्लाया और भारी पंच के साथ कूदा। सू होंग ने उसे हेड ऑन लिया। एक वज्रा फिस्ट स्ट्राइक में ही उसने आने वाली फोर्स को तोड़ दिया। अपोनेंट शॉक में चिल्लाया। उस पावर पर यकीन नहीं कर पा रहा था। सू होंग फर्क साफ महसूस कर सकता था। स्ट्रांग था लेकिन फिर भी उससे वीकर। एक काउंटर अटैक झेलने के बाद उसने अपर बॉडी पर ज्यादा रिलाई किया था। उसकी वेस्ट खुली रह गई। सू होंग ने ब्रूटल किक मारी और वो भी पहले की तरह स्टेज से बाहर उड़कर जा गिरा। अरीना पागल हो गई। कोई डिसबिलीफ में गालियां दे रहा था, कोई चिल्ला रहा था कि वो इनसेन स्ट्रांग है। अनाउंसर एक्साइटेड होकर डिक्लेयर किया कि माइनोटॉर की 2 कंसेक्यूटिव विन्स हो चुकी हैं। चीयर्स और भी ज्यादा, लगभग डेफनिंग हो गए। एक शांत कोने में कुछ अच्छे कपड़े पहने स्पेक्टेटर्स शार्प नजरों से देख रहे थे। उनमें से एक ने बुदबुदाया कि किड तो क्वाजी मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं है, फिर भी उसकी स्ट्रेंथ एवरेज से कहीं ज्यादा है। कोई शक नहीं था, ये अनयूजुअल था। अनाउंसर की आवाज फिर गूंजी, माइनोटॉर की 3rd कंसेक्यूटिव विन डिक्लेयर करते हुए। व्यूइंग एरिया में एक आदमी ने कहा कि किड वर्स्ट से बेहतर है लेकिन बेस्ट से बहुत दूर। ऐसे लोग मैच फिक्सिंग के लिए परफेक्ट मटेरियल है। उसके पीछे से एक मास्ड यंग मैन बोला कि वो इसे हैंडल करेगा। ओल्डर मैन ने उसे याद दिलाया कि वो मार्शल आर्टिस्ट लेवल में ब्रेक थ्रू कर चुका है, ये रिवील ना हो। इतनी विंस के बाद सू होंग का कॉन्फिडेंस बढ़ गया। ऑर्डिनरी मार्शल अप्रेंटिसेस अब उसके लिए चैलेंज नहीं रहे थे। वज्रा फिस्ट माइक्रो लेवल पर था। एक और मैच जीतकर वो पूरे 60,000 ले सकता था। तभी क्राउड में हलचल मच गई। लोग चिल्लाने लगे कि व्हाइट फॉक्स रिंग में उतर रहा है। मास्ड फाइटर के आते ही अरीना फट पड़ा। कोई बोला व्हाइट फॉक्स क्वाजी मार्शल आर्टिस्ट है। कोई प्रोटेस्ट करने लगा कि क्वाजी मार्शल आर्टिस्ट का मार्शल अप्रेंटिस से लड़ना चीटिंग है। सू होंग का दिल थोड़ा डूबा। क्वाजी मार्शल आर्टिस्ट, ये मैच ट्रबलसम होने वाला था। फिर भी पीछे हटने का ऑप्शन नहीं था। वो अब हार अफोर्ड नहीं कर सकता था। व्हाइट फॉक्स उसके सामने रुका, शांत नजरों से देखा और बोला कि डरने की जरूरत नहीं है। उसने यहां तक कहा कि वो होल्ड बैक करना जानता है। अनाउंसर की आवाज फिर गूंजी, अरीना चैलेंज के फाइनल मैच को डिक्लेयर करते हुए और फाइट शुरू करने को कहा। दोनों फाइटर्स पूरी स्पीड से आगे बढ़े। सू होंग ने तुरंत रेल्म्स का गैप महसूस किया। उसकी कल्टीवेशन लोअर थी, इसलिए उसे ओपनिंग मूव में ही फुल आउट जाना पड़ा। उसका पंच आगे भटा, हवा में साफ शॉक वेव्स दिखीं, कोलिजन से रिंग हिल गया। दोनों की फ्राइटनिंग पावर सामने आ गई। फिस्ट्स के टकराते ही सू होंग का दिल उछल पड़ा। ये पावर, कुछ गलत था। अपोनेंट क्वाजी मार्शल आर्टिस्ट में ही था, वो एक ट्रू मार्शल आर्टिस्ट था जिसने जानबूझकर अपनी वाइटैलिटी सप्रेस की थी। टेंशन की लहर सू होंग पर छा गई। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा मॉन्स्टर अचानक सामने आ जाएगा।
व्हाइट फॉक्स ने तेज सांस ली और फिर से अटैक किया। थंडर रश फिस्ट, एक स्ट्राइक के बाद दूसरी, हर बार पिछले से ज्यादा भारी। रिलेंटलेस असॉल्ट में सू होंग पीछे हटता गया, दर्द पूरे शरीर में फैलता गया। तो ये थी एक रियल मार्शल आर्टिस्ट की स्ट्रेंथ। क्राउड स्टन था, किसी ने टेक्निक पहचान ली और चिल्लाया कि ये 3 एको थंडर रश फिस्ट है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि यहां ऐसा मूव दिखेगा। सरप्राइज ही एडमिशन प्राइज वसूल करा रहा था। दूसरों ने सिर हिलाया, कहा कि मिनोटॉर खत्म है। उनके लिए आउटकम साफ था। फिर भी व्हाइट फॉक्स रुकने वाला नहीं था। अटैक्स एक के बाद एक आते रहे, बिना रहम के एडवांटेज प्रेस करता रहा। कुछ देर बाद व्हाइट फॉक्स साफ बोर होने लगा। उसने मिनोटॉर से कहा कि सिर्फ डिफेंड करना बेकार है और उसे फाइट बैक करने को उकसाया। वो देखना चाहता था कि उसकी असली स्ट्रेंथ क्या है। अभी मिनोटॉर सिर्फ ब्लॉक कर पा रहा था। डिफेंसेस के पार भी पंचेज उसे चीर रहे थे। हर इम्पैक्ट के साथ दर्द बढ़ रहा था। अगर ये चलता रहा तो हार तय थी। उसे काउंटर अटैक का चांस चाहिए था, लेकिन व्हाइट फॉक्स की स्ट्राइक्स इतनी फास्ट और रिलेंटलेस थीं कि कोई ओपनिंग ही नहीं थी। फिर ओपनिंग व्हाइट फॉक्स ने खुद बनाई। पंच सीधा मिनोटॉर के जॉ की ओर आया। इम्पैक्ट से वो उड़ गया और जोर से ग्राउंड पर गिरा। वहां पड़े पड़े उसकी विजन धुंधली हो गई, कॉन्शियसनेस फिसलने लगी। रिकवर करने से पहले ही व्हाइट फॉक्स आगे बढ़ा और शांत स्वर में बोला। उसने कहा कि इस मैच की प्राइज मनी से उसे एक कॉइन भी नहीं मिलेगा, लेकिन उसका टीचर उसे इनवाइट करने को तैयार है। अगर मिनोटॉर फ्यूचर में उनके लिए मैचेस फिक्स करने को मान जाए तो वे उसे इसी मैच की प्राइज मनी के बराबर पे करेंगे। व्हाइट फॉक्स का पैर चेहरे पर होने के बावजूद मिनोटॉर ने बिना हिचक मना कर दिया। उसने कहा कि वो इतना शेमलेस काम कभी नहीं करेगा। व्हाइट फॉक्स एक पल को चौंका। उसे इतनी फर्म रिजेक्शन की उम्मीद नहीं थी। खुद को संभालते हुए उसने चेतावनी दी कि अच्छे से सोच ले, उन्हें मना करने की कीमत वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा। मिनोटॉर ने पलट कर पूछा कि जो लोग ऐसे काम करते हैं, क्या वे सच में खुद को मार्शल आर्टिस्ट कहलाने के लायक हैं? बस इतना ही काफी था। व्हाइट फॉक्स ने कहा कि अब बात करने को कुछ नहीं बचा। मुड़ते हुए उसने ठंडे स्वर में जोड़ा कि चूंकि मिनोटॉर कोऑपरेट नहीं करेगा तो उसे क्रिपल करना पड़ेगा, ताकि वो फ्यूचर में मार्शल आर्टिस्ट बनने का बस सपना ही देख सके। व्हाइट फॉक्स जैसे ही उसकी टांग पर वार करने बढ़ा, वो शब्द मिनोटॉर के दिमाग में गूंज उठे, मार्शल आर्टिस्ट बनना। इंस्टिंक्ट की एक लहर उठी। उसने आखिरी पल में खुद को मोड़ लिया। वार से बाल बाल बचा। वो क्रिपल नहीं हो सकता था। खुद को जबरदस्ती उठाते हुए मिनोटॉर फिर से फाइट में कूद पड़ा। व्हाइट फॉक्स ने हैरानी से देखा। मिनोटॉर खुद को स्टडी कर रहा था। उसकी आंखें जल रही थीं। वो यहां नहीं गिर सकता था, यहां नहीं। उसके अंदर कुछ टूट गया और सेकंड विंड उसके घायल शरीर में दौड़ गई। व्हाइट फॉक्स अपना शौक छिपा नहीं सका। उसने पहले थंडर रश फिस्ट मारी थी, फिर भी ये आदमी खड़ा था। फिर भी सू होंग के दिल में क्लैरिटी थी। वो मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहता था। वो अपने अंकल और आंट के सालों के सैक्रिफाइसेस को बर्बाद नहीं होने देना चाहता था। वो उन्हें एक अच्छी जिंदगी देना चाहता था। लेकिन क्या इसका मतलब ये था कि उसे वो सब छोड़ना पड़ेगा जिसके लिए मार्शल आर्टिस्ट खड़े होते हैं? जवाब ऑलमोस्ट तुरंत आया, नहीं। ऐसा फ्यूचर वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसी पल कुछ अजीब हुआ। उसकी आंखों के सामने एक ट्रांसल्यूसेंट स्टेटस विंडो उभरी। उस पर ठंडे इमोशनलेस वर्ड्स तैर रहे थे, पूछ रहे थे कि वो अपने फ्यूचर और अपनी फेथ के लिए क्या सैक्रिफाइस करने को तैयार है। सू होंग ने एक पल भी नहीं सोचा। उसकी आंखें फियर्स रिजॉल्व से जल उठीं और उसने बिना किसी शक के जवाब दिया कि वो सब कुछ देने को तैयार है। नोटिफिकेशन ने फिर से पूछा कि क्या वो सच में ये कीमत चुकाने को तैयार है। मिनोटॉर ने पहले जैसा ही जवाब दिया, सब कुछ। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, उसके अंदर कुछ बदलने लगा। जमीन पर उसकी परछाई मरोड़ खाने लगी, फैलती चली गई और धीरे धीरे एक डरावने मॉन्स्टर की आउटलाइन में बदल गई। सू होंग सन्न रह गया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये जगह कहाँ है और उसके पीछे लूमिंग वो शैडो किसी विशाल अज्ञात अस्तित्व की थी। वो कुछ पूछ पाता उससे पहले ही उस एग्जिस्टेंस ने बोलना शुरू किया। उसने कहा कि वो उसे ये मौका देगा। एक अनजानी ऑरा ने सू होंग को लपेट लिया और उसकी आंखों के सामने एक और ट्रांसल्यूसेंट स्टेटस विंडो उभर आई, जिसमें उसकी जानकारी डिटेल में दिखाई दे रही थी। नेम सू होंग, वाइटैलिटी 85, स्पिरिट 23, फिजिक मॉर्टल बॉडी, मिशन वे ऑफ द अरीना, मार्शल स्किल्स वज्रफिस्ट माइक्रो लेवल 7%, फ्लोटिंग लाइट पाम प्रोफिशिएंट 35%, वॉइड स्टेप प्रोफिशिएंट 56%, मार्शल वैल्यू 0। सू होंग अविश्वास में उसे घूरता रह गया। ये सच में उसके सारे एट्रीब्यूट्स दिखा रहा था। अचानक आए एक ख्याल में उसने मिशन सेक्शन को छूकर देखा, आधा ये सोचते हुए कि क्या ये टच स्क्रीन की तरह काम करता है।
जैसे ही उसने छुआ, एक नई नोटिफिकेशन पॉपअप हुई। रैंडम मिशन, वे ऑफ द अरीना। मिशन डिस्क्रिप्शन: द रोड टू बिकमिंग अ पावर हाउस इज फुल ऑफ थॉर्न्स। प्लेयर, प्लीज पॉलिश योर मार्शल आर्ट्स हियर एंड डील विद व्हाइट फॉक्स वेटिंग इन द आउटसाइड वर्ल्ड। Objectives: hone your martial arts, raise Vajra Fist to the mastered level, and raise Floating Light Palm and Void Step to the micro level. Mission Reward: Beginner's Guide. Current Progress: Vajra Fist Micro Level. Note: completing this mission will unlock the Beginner's Guide. Beginner's Guide? वो और सोच पाता उससे पहले ही एक फिस्ट अचानक उसके चेहरे की ओर आया। सू होंग इंस्टिंक्टिवली झुक गया। जब उसने ऊपर देखा तो वो जम गया। उसके सामने खड़ा व्यक्ति बिल्कुल उसी जैसा दिख रहा था। वही चेहरा, वही कद। क्लोन ने वज्र फिस्ट का इस्तेमाल किया, लेकिन उसकी मूवमेंट्स में ऐसी सटल्टी थी जो सू होंग से कहीं आगे थी। हर मूवमेंट स्टैंडर्ड और प्रिसाइज था, जैसे किसी टेक्स्ट बुक से निकला हो। इतनी परफेक्ट एग्जाम्पल सामने होने के बाद वो इस मौके को जाने नहीं दे सकता था। जैसे ही उसने क्लोन से ब्लोज एक्सचेंज किए, उसे एहसास हुआ ये सिर्फ फाइट नहीं थी, ये एक डेमोन्स्ट्रेशन थी। एक्सचेंज के बीच में उसने कुछ और नोटिस किया। उसकी वज्र फिस्ट प्रोफिशिएंसी बढ़ गई थी। पहले 7% थी, अब 10% हो चुकी थी। इंप्रूवमेंट हैरान कर देने वाली थी। तो यही था, ये जगह उसकी मार्शल स्किल्स को तेजी से अपग्रेड करने देती थी। वो लगातार फाइट करता रहा, सीखता रहा, हर क्लैश के साथ एडजस्ट करता गया। प्रोफिशिएंसी बढ़ती गई और आखिरकार 100% तक पहुंच गई। उसकी फ्लोटिंग लाइट पाम ने फुल मास्टरी हासिल कर ली और एक ही स्ट्राइक में उसने क्लोन को उड़ा दिया। वॉइड स्टेप भी फॉलो करते हुए फुल प्रोफिशिएंसी पर पहुंच गया। यहां तक कि वज्र फिस्ट भी परफेक्ट हो गया। आखिरकार एग्जॉस्शन ने उसे पकड़ लिया। भारी सांस लेते हुए सू होंग सीधा खड़ा हुआ और सच्चे मन से सिर झुकाया। थैंक्स अ लॉट। एक नोटिफिकेशन गूंजी, प्लेयर को वे ऑफ द अरीना मिशन पूरा करने पर बधाई देते हुए। रिवॉर्ड्स पहले ही इशू हो चुके थे और सिस्टम ने पूछा कि क्या वो रियलिटी में लौटने के लिए अग्री करता है। सू होंग ने जरा भी देर नहीं की और यस चुन लिया। अगले ही पल वो फिर से अरीना में था। मिनाटोर मास्क पहने व्हाइट फॉक्स के सामने खड़ा। व्हाइट फॉक्स तुरंत चार्ज कराया, ताना मारते हुए कि मिनाटोर अब भी मिस्टीरियस बनने का नाटक कर रहा है, और उसने फिर से थंडरस फिस्ट अनलीश कर दी। पहले की तरह ब्लोज तेज और फियर्स थे, टेरिफाइंग पावर लिए हुए थे, लेकिन इस बार फर्क था। मिनाटोर ने शांत स्वर में कहा कि ये बहुत स्लो है। वो हर स्ट्राइक से आसानी से फिसलता चला गया। उसकी मूवमेंट्स हल्की और प्रिसाइज थीं। व्हाइट फॉक्स कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक फिस्ट सीधे उसके चेहरे पर जा लगी। इम्पैक्ट से मास्क चकनाचूर हो गया और व्हाइट फॉक्स जमीन पर गिर पड़ा। पूरा अरीना फ्रीज हो गया। क्राउड अविश्वास में देखती रह गई, मुंह खुले के खुले। रिंग में मिनाटोर सीधा खड़ा था और व्हाइट फॉक्स उसके पैरों में मोशनलेस पड़ा था। मिनाटोर ने शांत होकर पूछा कि अब उसे प्राइज मनी कब मिलेगी, क्योंकि वो चौथा मैच जीत चुका था। अनाउंसर साफ तौर पर स्टंट थी, शब्द ढूंढते हुए हकलाने लगी। तभी सिस्टम अनाउंसमेंट पूरे अरीना में गूंज उठी। मिनाटोर को ऑफिशियली विनर डिक्लेयर किया गया। उसने रिंग सक्सेसफुली डिफेंड कर ली थी और 60,000 की ग्रैंड प्राइज जीत ली थी। ऑडियंस में बैठे टीचर का चेहरा सख्त हो गया। वज्र फिस्ट मास्टर्ड लेवल पर। एक मार्शल अप्रेंटिस ऐसा कैसे कर सकता है? यहां तक कि ज्यादातर ट्रू मार्शल आर्टिस्ट भी इस लेवल तक नहीं पहुंच पाते। कुछ गड़बड़ समझकर उसने चुपचाप अपने लोगों को मिनाटोर का पीछा करने और उसकी असली आइडेंटिटी इन्वेस्टिगेट करने का आदेश दिया। सबने तुरंत कमांड एक्नॉलेज कर लिया। अरीना से निकलते ही सू होंग को महसूस हो गया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जैसे ही वे पास आए, वो अचानक बर्स्ट हुआ। उसकी स्पीड एक्सप्लोड कर गई और वो उनकी आंखों से गायब हो गया। परसुअर्स उलझन में रुक गए। उन्हें समझ नहीं आया कि वो कहां गया, लेकिन वे जानते थे कि छोड़ नहीं सकते। बॉस को जवाब चाहिए थे। सुरक्षित जगह छिपा हुआ सू होंग अंदर ही अंदर उनकी कोशिश पर हंसा। 1 घंटे बाद वो घर लौट चुका था। जब उसके अंकल और आंट ने पैसे का बड़ा ढेर देखा तो दोनों सन्न रह गए। अंकल ने आधे मजाक में पूछा कि क्या उसने बैंक लूट लिया है, इतना पैसा आखिर आया कहां से। सू होंग ने कैजुअली समझाया कि वो एक डोजो में स्पारिंग पार्टनर के तौर पर काम कर रहा था। डोजो मास्टर को उसकी टैलेंट पसंद आ गई और उसने उसकी मार्शल आर्ट स्टडी स्पॉन्सर करने का फैसला किया। अंकल ने पूछ ही लिया कि क्या ये वही डोजो है जिसके बारे में सू होंग पहले शिकायत करता था, जो फेमस तौर पर स्टिंजी था। सू होंग ने बस उनकी तरफ देखा और पूछा कि क्या वे अब भी उस पर भरोसा नहीं करते। उसके सीरियस एक्सप्रेशन के सामने दोनों मुस्कुरा पड़े। अंकल हंसते हुए बोला कि ये सच है, लिटिल होंग उनसे कभी झूठ नहीं बोलेगा। आंट ने भी सिर हिलाया और कहा कि उनका लिटिल होंग सच में ब्राइट फ्यूचर वाला है। दोनों इतने खुश थे कि ठीक से एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे थे। उस रात बाद में सू होंग अकेला छत पर चढ़ गया।
शांत आसमान के नीचे बैठा वो चमकते खूबसूरत चांद को देख रहा था। ये वही पल था जब एक लड़का धीरे धीरे आदमी बन रहा था। उसने सब कुछ मन ही मन दोहराया। मार्शल आर्ट्स एग्जाम रजिस्ट्रेशन फी हो चुकी थी, रेंट सेटल हो गया था, आंट के मेडिकल एक्सपेंसेस भी अब अर्जेंट वरी नहीं थे। सोचकर वो राहत में हंस पड़ा। सिस्टम इंटरफेस खोलते हुए उसने खुद से माना कि इस बार डेंजर को सेफ्टी में बदल पाना पूरी तरह इसी मिस्टीरियस सिस्टम की वजह से था। ध्यान से देखने पर उसने नोटिस किया कि मार्शल स्किल लेवल्स के अलावा बाकी स्टैट्स ज्यादा नहीं बदले थे। उसकी नजर एक चीज पर टिक गई, मार्शल वैल्यू। तो यही इसका इस्तेमाल था। एक नई नोटिफिकेशन आई जिसमें बताया गया कि उसने हायर लेवल अपोनेंट को हराया है और उसे 57 मार्शल वैल्यू पॉइंट्स मिले हैं। मार्शल वैल्यू वाइटैलिटी और मार्शल स्किल्स बढ़ाने में इस्तेमाल हो सकता था, लेकिन वार्निंग दी गई थी कि इसे सोच समझकर यूज करे। सुहोंग ने तुरंत ट्राई करने का फैसला किया। जैसे ही उसने वाइटैलिटी में पॉइंट्स डाले, उसके शरीर के अंदर जलती हुई एनर्जी फूट पड़ी, जैसे आग नसों में दौड़ रही हो। उसने जल्दी से नंबर्स देखे, वाइटैलिटी 90 तक पहुंच गई थी। ये तो क्वाजी मार्शल आर्टिस्ट का लेवल था। बिना हिचकिचाहट के उसने बची हुई सारी मार्शल वैल्यू वाइटैलिटी में डाल दी। नंबर बढ़ता गया और हर इंक्रीज के साथ उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ और साफ महसूस होने लगी। उसका शरीर हल्का, मजबूत और पहले से कहीं ज्यादा अलाइव लग रहा था। चांदनी में सुहोंग ने अपनी मुट्ठियां भींची, बदलावों को सेटल होते महसूस करते हुए। ये तो बस शुरुआत थी। थोड़ा काम होने के बाद उसने खुद से बुदबुदाया कि सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ ही नहीं बढ़ी थी, उसके शरीर पर मौजूद घाव भी लगभग पूरी तरह ठीक हो चुके थे और पूरा शरीर एंडलेस पावर से भरा हुआ लग रहा था। एनर्जी भरपूर थी। उसे अपनी करंट स्ट्रेंथ प्रॉपरली टेस्ट करने की इच्छा हुई। वो छतों पर कूदता हुआ हल्केपन से आगे बढ़ा और जल्द ही उसे एक सही जगह याद आ गई, स्कूल का ड्रिल ग्राउंड। वहां कॉम्बैट पावर टेस्टर था, वही ठीक रहेगा। ज्यादा देर नहीं लगी, वो स्टार सिटी नंबर 1 हाई स्कूल के आउटडोर ड्रिल ग्राउंड पहुंच गया। जगह शांत थी और अंधेरे में एक अकेला टियर 1 कॉम्बैट पावर टेस्टर खड़ा था। अपनी ब्लेजिंग वाइटैलिटी को गैदर करते हुए सुहोंग ने शोल्डर्स घुमाए और डिसाइड किया कि वो होल्ड बैक करेगा, सिर्फ 70% स्ट्रेंथ इस्तेमाल करेगा। जब उसकी फिस्ट मशीन से टकराई तो तेज आवाज गूंज उठी। एक पल को उसका दिल उछल गया, पंच बहुत हैवी लगा। फिर उसने देखा कि कुछ गड़बड़ है। टेस्टर से स्पार्क्स निकले और वो डेड हो गया। सुहोंग उसे घूरता रह गया, घबरा गया। इस चीज की क्वालिटी तो बहुत ही खराब थी, कहीं उससे पैसे तो नहीं वसूलेंगे। ये सोचकर कि रुकना ठीक नहीं, वो मुड़कर जाने लगा। तभी पीछे से आवाज आई, आधी रात को इतना शोर कौन कर रहा है? सुहोंग ने जवाब का इंतजार नहीं किया, वो भाग निकला। कुछ ही देर बाद गुस्से में केयरटेकर वहां पहुंचा और टूटी मशीन देखी। जोर जोर से गालियां देते हुए वो चिल्लाया कि कौन सा बास्टर्ड ड्रिल ग्राउंड में घुसकर टेस्टर तोड़ गया। गुस्से में उसने बुदबुदाया कि ये काम सिर्फ वही 2 ट्रबल मेकिंग ब्रैट्स कर सकते हैं, चेन शान और लीटू। दांत पीसते हुए उसने कसम खाई कि स्कूल शुरू होते ही वो उन्हें अच्छे से एजुकेट करेगा। स्टार सिटी नंबर 1 हाई स्कूल का जिम्नेजियम खचाखच भरा था। स्टूडेंट्स दीवार से दीवार तक भरे थे और सुहोंग भी उन्हीं में मिला हुआ था। वेट करते हुए उसने किसी को कहते सुना कि चेन शान की पिटाई हुई है। ये सुनते ही उसका ध्यान खिंच गया। क्यूरियस होकर उसने पूछा कि क्या हुआ। पास वाले ने कहा कि सुना है चेन शान ने रात में आउटडोर ड्रिल ग्राउंड का टेस्टर तोड़ दिया था और मानने से इनकार कर दिया। इसी वजह से प्रिंसिपल ने उसे वहीं पनिश कर दिया। ये सुनकर सुहोंग थोड़ा ऑकवर्ड महसूस करने लगा, मतलब कोई और उसके मेस का ब्लेम झेल गया था। साथ ही उसे राहत भी मिली। अगर सच में उसे पकड़ लिया होता तो वो टेस्टर का पैसा कभी नहीं दे पाता। वो और सोच पाता उससे पहले अनाउंसर की आवाज हॉल में गूंज उठी, सबको शांत रहने को कहते हुए। उसने अनाउंस किया कि उन्होंने अपने एक पुराने कॉमरेड टियर 3 मार्शल आर्टिस्ट चेन टियान को इनवाइट किया है, जो सबको एक सी रैंक मार्शल आर्ट थंडर रश फिस्ट सिखाएंगे। जिम इंस्टेंटली इरप्ट हो गया। कुछ स्टूडेंट्स चिल्लाने लगे कि ये उनकी जिंदगी में पहली बार है जब वे टियर 3 मार्शल आर्टिस्ट को सामने देख रहे हैं। कुछ ने कहा कि बाहर डोजोज में सी रैंक मार्शल आर्ट सीखने की ट्यूशन ही हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स होती है। लेकिन जैसे ही सुहोंग ने नाम सुना उसकी आंखें चमक उठीं। थंडर रश फिस्ट, वही मार्शल आर्ट जो व्हाइट फॉक्स ने अंडरग्राउंड अरीना में इस्तेमाल की थी। एक पंच में 3 का इम्पैक्ट, उसकी पावर अनडिनाइबल थी। बाहर रजिस्ट्रेशन फी ही फॉर्चून के बराबर होती। वो इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ने वाला नहीं था। चेन तियान ने कोई टाइम वेस्ट नहीं किया। उसने स्टूडेंट्स से कहा कि वो टेक्निक को शुरू से अंत तक 10 बार डेमोन्स्ट्रेट करेगा। कितना सीखते हैं ये पूरी तरह उन पर डिपेंड करता है। फिर वो आगे बढ़ा, स्टैंड से एडजस्ट की और थंडर रश फिस्ट की शाउट के साथ शुरुआत की। उसकी फिस्ट आगे बढ़ी, मोमेंटम फियर्स और ओवरबेयरिंग था। जिम में गूंजता हुआ थंडर जैसा साउंड फैल गया। डेमोन्स्ट्रेट करते हुए उसने समझाया, बेसिक लेवल पर पंच एक थंडर क्लैप पैदा करता है, प्रोफिशिएंट लेवल पर 3 साउंड्स, माइक्रो लेवल पर 5, मास्टर्ड लेवल पर 7 साउंड्स। यही मेरा करंट रियल में है। डेमोन्स्ट्रेशन खत्म होते ही 7 लगातार थंडरस साउंड्स गूंज उठे, हवा तक काम गई। इतनी ऑरा खर्च करने के बाद चेन तियान रुका और सांसें रेगुलेट की।
फिर उसने जोड़ा कि परफेक्ट रियल्म पर 9 थंडर साउंड्स निकलते हैं, लेकिन उसने उन्हें ज्यादा ऊंचा एम न करने को कहा। अगर आज बेसिक्स भी समझ आ जाएं तो वही काफी है। थोड़ी देर रुकने के बाद चेन तियान ने अनाउंस किया कि वो दूसरी डेमोन्स्ट्रेशन शुरू करने वाले हैं और सबको कहा कि साथ साथ फॉलो करने की कोशिश करें। जिम जल्दी ही स्टूडेंट्स की अटपटी बैटल क्राइस से भर गया जब वे उसकी मूवमेंट्स को जितना हो सके उतना कॉपी करने लगे। घंटे पलक झपकते ही बीत गए। एक एक करके स्टूडेंट्स थकान से गिरने लगे। कुछ शिकायत करने लगे कि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कुछ कराहते हुए बोले कि वे पूरी तरह ड्रेन्ड हो चुके हैं। फिर भी कुछ जिद्दी लोग प्रैक्टिस करते रहे, पूछते रहे कि क्या किसी ने ट्रिक समझ ली है, जबकि उनके शरीर साफ तौर पर मर्सी मांग रहे थे। सू होंग के एक दोस्त ने पसीना पूछते हुए आह भरी और कहा कि सी रैंक मार्शल आर्ट सीखना सच में बहुत मुश्किल है। जब उसने चारों ओर देखा तो अचानक रियलाइज हुआ कि सू होंग कहीं नजर नहीं आ रहा। एक पल के लिए उसके दिमाग में आया कि कहीं सू होंग ने ये पहले ही सीख तो नहीं लिया, लेकिन फिर सोचा कि वो गया कहाँ होगा। तभी पास से एक्साइटेड लाफ्टर गूंजी। किसी ने गर्व से अनाउंस किया कि वो बेसिक लेवल तक पहुंच गया है। दोस्त ने मुड़कर देखा, वहां चेन शान खड़ा था, खुद से बेहद खुश। ईर्ष्या की लहर उसके अंदर दौड़ गई। कोई हैरानी नहीं कि सब चेन शान को जीनियस कहते हैं। आखिर उसका दिमाग बना कैसे है। प्रिंसिपल जल्दी से आगे आए और चेन शान को स्कूल का नंबर 1 जीनियस बताते हुए इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने चेन तियान से पूछा कि क्या वो उसे और गाइड करने में इंटरेस्टेड हैं। स्टूडेंट्स तुरंत चेन शान के आसपास इकट्ठा हो गए, उसकी तारीफों की बारिश करते हुए उसे ट्रू प्रोडिजी कहने लगे। लेकिन चेन तियान जरा भी इंप्रेस्ड नहीं दिखे। उन्होंने कैजुअली कहा कि इसे जीनियस कहना भी मुश्किल है। दूसरे सिटीज में इस लेवल तक पहुंचना बस पासिंग माना जाता है। बात करते करते ग्रुप बाहर की ओर बढ़ गया। चेन तियान ने प्रिंसिपल से शिकायत की कि इस बैच के स्टूडेंट्स बिल्कुल इंप्रेसिव नहीं हैं और ये ट्रिप बेकार सा लग रहा है। अंदर ही अंदर उन्हें शक था कि स्कूल ने टैलेंट से ज्यादा पैसे वाले स्टूडेंट्स पर ध्यान दिया है। फिर भी अपीयरेंसेस के लिए उन्होंने खुद को ये सोचकर तसल्ली दी कि कम से कम एक स्टूडेंट बेसिक लेवल तक तो पहुंचा और उन्हें इस विजिट के लिए अच्छा पे भी मिला है। ऊपर से उन्होंने बस इतना पूछा कि क्या प्रिंसिपल सच में यहाँ किसी टॉप टियर जीनियस की उम्मीद कर रहे थे। प्रिंसिपल ने आह भरी और सहमति जताई कि मार्शल कल्टीवेशन का रास्ता क्रूअल है और टैलेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना अपॉर्चुनिटी के सिर्फ हार्ड वर्क काफी नहीं होता। इसी बातचीत के बीच अचानक हवा में एक आवाज गूंजी। दोनों एक साथ जम गए, फिर आवाज की दिशा में सिर घुमा लिया। 7 लगातार थंडरस साउंड्स, 7 साउंड थंडर रश, फिस्ट। दोनों के चेहरे तुरंत बदल गए। अविश्वास में उन्होंने कहा कि स्कूल में ऐसा लेवल हासिल करने वाला कोई कैसे हो सकता है। प्रिंसिपल तो और भी स्टंट था। उसने कहा कि ये इम्पॉसिबल है। उसने कभी स्कूल में ऐसे किसी स्टूडेंट के बारे में सुना ही नहीं। तभी प्रिंसिपल को एक और बात याद आई। वह उस स्टूडेंट को पहचानता तक नहीं था। आखिर उस बच्चे ने कभी एक एक्स्ट्रा फी तक नहीं भरी थी। उसकी नजर कपड़ों पर टिकी और दिल उछल पड़ा। वो यूनिफॉर्म साफ तौर पर स्टूडेंट की पहचान बता रही थी। शौक जोर से लगा। अगर हालात अलग होते तो ये स्टूडेंट शायद इस लेसन के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाता। और फिर भी यहां तक कि चेन तियान भी स्टंट थे। उन्होंने बुदबुदाया कि उन्होंने तो सिर्फ आधा दिन ही पढ़ाया था और किसी ने ऑलरेडी मास्टर्ड लेवल तक पहुंच लिया। प्रिंसिपल का दिमाग सुन्न हो गया। उसने पूछा कि क्या उसने गलत सुना। 9 साउंड्स, क्या सच में 9 साउंड्स थे। चेन तियान कुछ बोल नहीं पाए। वो चुपचाप खड़े रहे। इमोशंस इतनी तेजी से उमड़ रहे थे कि रो जाने का मन कर रहा था। प्रिंसिपल की हालत भी ज्यादा अच्छी नहीं थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि बिना पैसे वाला कोई स्टूडेंट इतनी टेरिफाइंग टैलेंट रख सकता है। चेन तियान को फ्रोजन देखकर उसने पूछा कि आखिर उन्हें हुआ क्या है। चेन तियान ने आखिरकार सांस छोड़ी और कहा कि अब वो समझ गए हैं। सब कुछ अचानक क्लियर हो गया। बिना एक और शब्द कहे उन्होंने स्टैंस एडजस्ट किया और खुद एक थंडर रश फिस्ट चला दी। हवा फट पड़ी। 8 थंडरस साउंड्स गूंजी। प्रिंसिपल लगभग उछल पड़ा। 8 साउंड्स। चेन तियान ब्रेक थ्रू कर चुके थे। चेन तियान अपनी ही फिस्ट को घूरते रहे। एक्साइटमेंट उनकी आंखों में चमक रही थी। उन्होंने कहा कि अभी जो थंडर रश फिस्ट उन्होंने देखा, उसी ने उन्हें वो इंस्पिरेशन दी जो उन्हें सालों से नहीं मिल रही थी। इसके बिना शायद वो इस जिंदगी में कभी ब्रेक थ्रू नहीं कर पाते। लेकिन फिर रियलिटी सामने आई। ये सेलिब्रेट करने का समय नहीं था। चेन तियान में उन्हें अर्जेंट स्वर में प्रिंसिपल से कहा कि जल्दी से उस स्टूडेंट को ढूंढे। प्रिंसिपल झट से होश में आया और सच में दौड़ पड़ा। दुर्भाग्य से जब तक वे उस जगह पहुंचे वो व्यक्ति जा चुका था। जहां तक सू होंग की बात है, वो जो चाहता था वो ऑलरेडी हासिल कर चुका था। चलते हुए उसने सोचा कि सी रैंक मार्शल आर्ट कल्टिवेट करना डी रैंक वज्रा फिस्ट से कहीं ज्यादा एग्जॉस्टिंग है। उसका थंडर रश फिस्ट ऑलरेडी परफेक्ट रियल्म तक पहुंच चुका था। अब अगला स्टेप था ज्यादा मार्शल वैल्यू पॉइंट्स कमाना और जल्द से जल्द ट्रू मार्शल आर्टिस्ट बनना। अंडरग्राउंड अरीना जैसी लाइफ एंड डेथ फाइट हर बार पॉसिबल नहीं थी। अगर नॉर्मल स्पारिंग से मार्शल वैल्यू मिल सकता था तो वो कहीं बेहतर था। ज्यादा देर नहीं लगी, वो अपने वर्क प्लेस रेजिंग थंडर डोजो पहुंच गया। यही जगह थी। अंदर स्टूडेंट्स रोज की तरह ट्रेनिंग कर रहे थे। उसे देखकर किसी ने पूछा कि वो आज क्यों आ गया। सू होंग ने कैजुअली जवाब दिया कि ज्यादा कुछ नहीं चल रहा था तो बस प्रैक्टिस करने आ गया। तभी हॉल में एक जोरदार धमाका गूंजा। एक स्टूडेंट जमीन पर गिर पड़ा।
उसके ऊपर खड़ा एक लड़का ताना मारते हुए बोला कि अगर कोई उसके टीचर को खराब कहने की हिम्मत करता है तो पहले अपनी लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंशन मान ले, एक्सक्यूजेस बनाने से बेहतर। सूहोंग ने उधर देखा और पूछा कि वहां क्या हो रहा है। पास खड़े किसी ने समझाया कि सूहोंग हाल में ज्यादा आया नहीं था, इसलिए उसे पता नहीं होगा। उस स्टूडेंट का टीचर नया नया इंस्ट्रक्टर आया था, काफी स्ट्रांग बताया जाता था, लेकिन वो आम लोगों को नीचा समझता था और बहुत परफंक्टरी तरीके से पढ़ाता था। ऊपर से उसका डिसिपल ली यान भी बेहद स्ट्रांग था। बात चल ही रही थी कि एक और स्टूडेंट जमीन पर गिरा दिया गया। ली यान ने नीचे देखते हुए ताना मारा कि इतने लेवल के साथ भी वो उसे चैलेंज करने की हिम्मत करता है। हालात बिगड़ते उससे पहले सूहोंग आगे बढ़ा और ली यान की कलाई पकड़ ली, कहता हुआ कि अब बस करो। ली यान ने तुरंत ग्लेयर किया और पूछा कि वो कौन है और अगर दम है तो हाथ छोड़ दे। ली यान बोला कि वे अरीना में 1-on-1 सेटल कर सकते हैं। सूहोंग पीछे नहीं हटा और शांत होकर एग्री कर लिया। उसी पल एक आवाज आई, पूछती हुई कि इतना शोर किस बात का है, और अनाउंस किया कि क्लास शुरू होने वाली है। ली यान ने हाथ खींच लिया और ताना मारते हुए कहा कि सूहोंग इस बार लकी था। उसे जाते देखते हुए सूहोंग सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। ये लड़का बहुत ज्यादा एरोगेंट है। थोड़ी देर बाद इंस्ट्रक्टर ने अनाउंस किया कि आज वो रेजिंग सी स्पीयर टेक्निक सिखाने का आखिरी दिन है। हमेशा की तरह वो सिर्फ एक बार ही डेमोन्स्ट्रेट करेगा। स्टैंस लेते हुए इंस्ट्रक्टर को साफ यकीन नहीं था कि कोई एक डेमोन्स्ट्रेशन में सीख पाएगा। फिर भी सूहोंग पूरी फोकस के साथ देख रहा था। उसके लिए एक बार काफी था। उसकी आंखें स्पीयर की हर मूवमेंट पर टिकी थीं जब वो हवा चीरती हुई आगे बढ़ी। डेमोन्स्ट्रेशन खत्म होते ही इंस्ट्रक्टर मुड़ गया और बोला कि कितना सीखते हैं ये पूरी तरह उन पर डिपेंड करता है। तुरंत कंप्लेंट शुरू हो गई। कुछ स्टूडेंट्स ने वन टाइम डेमोन्स्ट्रेशन को स्कैम कहा। कुछ बोले कि पीछे वाली रो से तो साफ दिखा भी नहीं। लेकिन सूहोंग एसेंस ऑलरेडी ग्रास्प कर चुका था। स्पीयर फ्लड ड्रैगन की तरह समुद्र को रौंदती हुई बढ़ रही थी। उसका मोमेंटम एंडलेस वेव्स जैसा था। उसने खुद एक स्पीयर उठाई और मूव करने लगा, बिल्कुल वही रेप्लिकेट करते हुए जो उसने अभी देखा था। एक पल के लिए सब चुप हो गए। फिर एक्सक्लेमेशंस फूट पड़ी। लोग अविश्वास में चिल्लाने लगे कि सूहोंग ने सच में सीख लिया। कुछ बुदबुदाई कि उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा मार्शल आर्ट्स प्रोडिजी देखा है। कुछ कड़वाहट से सोचने लगे कि शायद वे ही बहुत बेवकूफ है। शोर सुनकर ली यान लौट आया। उसने ताने के साथ पूछा कि किसने टेक्निक सीख ली है। फिर उसने देखा सूहोंग की स्पीयर स्मूथली फ्लो कर रही थी। ली यान की आंखें सिकुड़ गईं। ये सच में ऐसा लग रहा था कि उसने ग्रास्प कर लिया है। उसके मन में इंटरेस्ट जागा। ऐसे किसी को टेस्ट करना मजेदार होगा। आगे बढ़ते हुए ली यान ने उसे बुलाया, कहता हुआ कि वो उसकी स्पीयर टेक्निक पर कुछ पॉइंटर्स देगा। उसने स्नॉट किया, स्पीयर पकड़ी और टिप सूहोंग की ओर कर दी, साफ इशारा कि आ जाओ। उसने फिर दोहराया कि वो उसे कुछ पॉइंटर्स देगा। सूहोंग ने बस एग्री किया। पास खड़ा कोई घबराकर उसे रोकने की कोशिश करने लगा, चेतावनी देते हुए कि ली यान का कैरेक्टर भले ही खराब हो, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ सच में हाई है और सूहोंग को इंपल्सिव नहीं होना चाहिए। सूहोंग मुस्कुराया और कहा कि चिंता मत करो। वो आगे बढ़ा, अपनी स्पीयर उठाई और पोजीशन में आ गया। ली यान के सामने खड़े होकर उसने शालीनता से कहा कि वो एनलाइटनमेंट पाने के लिए उत्सुक है। बस यही सेंटेंस ली यान को भड़का गया। वो झल्लाया और बोला कि सूहोंग एरोगेंट बन रहा है, और तुरंत डिक्लेयर किया कि वो रेजिंग सी स्पीयर टेक्निक माइक्रो लेवल पर दिखाएगा। सूहोंग शांत रहा। स्पीयर चलाते हुए उसने चुपचाप अपने कंट्रोल को एडजस्ट किया, जानबूझकर सप्रेस करते हुए। प्रोफिशिएंट लेवल। वो सब कुछ रिवील नहीं करना चाहता था। वो बस सामने वाले को ये साफ दिखाना चाहता था कि वो कितना रिडिकुलस बिहेव कर रहा है। जैसे ही सूहोंग की स्पीयर चली, ली यान जम गया। वो फ्लो, वो मोमेंटम, ये अनमिस्टेकेबल था। प्रोफिशिएंट लेवल रेजिंग सी स्पीयर टेक्निक। वो कितना भी कोशिश करे, रियलिटी बदल नहीं रही थी। टेक्निक प्रोफिशिएंट लेवल पर पहुंचते ही सूहोंग की मूवमेंट्स उफनती लहरों की तरह बहने लगी। फॉर्म एग्जीक्यूट होते ही ओपोनेंट डिसबिलीफ में फ्रीज हो गया। वो जो देख रहा था उस पर यकीन नहीं कर पा रहा था। एक साधारण मार्शल अप्रेंटिस जो अभी ट्रू मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं बना था, उसने रेजिंग सी स्पीयर टेक्निक प्रोफिशिएंट लेवल तक कल्टीवेट कर ली थी। ऐसा तो कई सीजन प्रैक्टिशनर्स भी नहीं कर पाते। फिर भी सामने का सीन पूरी तरह रियल था। उसी समय सूहोंग की आंखों के सामने सिस्टम नोटिफिकेशन फ्लैश हुई। डिफीटेड अ हायर लेवल ओपोनेंट, मार्शल वैल्यू +35। तो ये सच में काम करता था। ऑर्डिनरी स्पारिंग से भी मार्शल वैल्यू मिल सकता था। इसका मतलब था कि उसे हर बार जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं थी। वो स्टेडिली स्ट्रांग बन सकता था। उधर ओपोनेंट का दिमाग पूरी तरह केओस में था। इम्पॉसिबल, बिल्कुल इम्पॉसिबल। मैंने सालों ट्रेनिंग की और उसने इतनी जल्दी ये लेवल पा लिया, तो फिर मेरी सारी मेहनत का मतलब क्या था? डिसबिलीफ ने उसे तोड़ दिया। हालात और बिगड़ते उससे पहले सूहोंग ने शांत होकर स्पीयर वापस ली और कहा, बस इतना ही। उसी वक्त इंस्ट्रक्टर आ पहुंचा। सिचुएशन देखकर उसने तुरंत इंटरवीन किया और डिसाइपल को डांटा। जब वो प्रोटेस्ट करने लगा, इंस्ट्रक्टर का एक्सप्रेशन ठंडा हो गया और उसने बिना हिचक उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया।
अगर तुम अपनी फेलियर का सामना भी नहीं कर सकते तो खुद को किस तरह का मार्शल आर्टिस्ट समझते हो? कई ऑनलुकर्स को अजीब सी सेटिस्फैक्शन महसूस हुई। डिसाइपल हमेशा एरोगेंट रहता था और उसे हम्बल देखना ऑडली रिफ्रेशिंग था। लेकिन जल्द ही इंस्ट्रक्टर की नज़र सू होंग पर चली गई, डिसबिलीफ से भरी हुई। उसने टेक्निक सिर्फ एक बार दिखाई थी, फिर भी ये लड़का ऑलरेडी प्रोफिशिएंट लेवल तक पहुंच गया था। यहां तक कि इंपीरियल कैपिटल के सो कॉल्ड जीनियसेस भी ऐसा नहीं कर पाते। तुम्हारी टैलेंट डरावनी है, इंस्ट्रक्टर ने धीरे से कहा। ये लड़का भले ही एरोगेंट हो, लेकिन तुम जैसे किसी से मिलना उसके लिए भी एक तरह की फॉर्च्यून है। फिर उसने हल्के से हाथ जोड़कर सू होंग की ओर किया। लिटिल ब्रदर, मेरे डिसाइपल का बिहेवियर मेरी टीचिंग की कमी दिखाता है। प्लीज हमें माफ कर दो। सू होंग एक पल को सन रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी एटीट्यूड बदल लेगा। ये आदमी तो पेज पलटने से भी तेज चेहरे बदलता है, उसने मन ही मन सोचा और ट्रेनिंग ग्राउंड से बाहर निकल गया। थकान आखिरकार उसे आ घेरने लगी, लेकिन ये सेटिस्फाइंग एग्जॉस्शन थी। आज उसने उम्मीद से कहीं ज्यादा पाया था। थंडर रश फिस्ट और रेजिंग सी स्पीयर टेक्निक दोनों मास्टर कर ली थी और मार्शल वैल्यू भी काफी कमा ली थी। स्टार सिटी नंबर 1 हाई स्कूल के कैंपस से गुजरते हुए उसने सब कुछ चुपचाप दिमाग में दोहराया। एंट्रेंस एग्जामिनेशन अब दूर नहीं थी। अमीर स्टूडेंट्स पहले ही हाई ग्रेड एलॉय वेपन्स की तैयारी कर रहे थे। अगर उसे compete करना था तो उसे भी एक चाहिए था। स्पीयर का फील अभी भी उसके हाथों में बना हुआ था। अब से स्पीयर ही इस्तेमाल करूंगा, उसने फैसला किया। उसे जल्द से जल्द एक प्रॉपर एलॉय स्पीयर ढूंढनी थी। लेकिन जैसे ही उसने हिसाब लगाया, उसे एहसास हुआ कि उसके पास जो थोड़े बहुत पैसे थे वे उसकी आंट की मेडिकल एक्सपेंसेस तक के लिए काफी नहीं थे। एलॉय वेपन खरीदना तो दूर की बात थी, जिसकी कीमत लगभग 70,000 थी। फिर भी उसने हार नहीं मानी। कोई ना कोई और रास्ता जरूर होगा। उसी पल पूरे शहर में एक अनाउंसमेंट गूंजी। कहा गया कि विल्डरनेस में फेरोशियस बीस्ट की अपीयरेंसेस हाल ही में काफी बढ़ गई हैं और सिटी लॉर्ड मार्शल आर्टिस्ट्स को उन्हें हंट करने के लिए रिक्रूट कर रहा है, जेनरस रिवॉर्ड्स के साथ। ये सुनते ही सू होंग समझ गया, यही वो अपॉर्चुनिटी थी जिसका वो इंतजार कर रहा था। बाद में जब वो घर लौटा, उसकी आंट हमेशा की तरह बिजी थीं। उसने सू होंग से कहा कि उसे इतना हार्ड काम नहीं करना चाहिए, याद दिलाते हुए कि उसने कुछ समय पहले ही उन्हें पैसे दिए थे। उसके अंकल ने हालांकि कहा कि जब तक वो काम कर सकता है वो सू होंग पर डिपेंड नहीं करेगा। वो जिद पर अड़ा रहा कि जो भी कमा सकता है खुद कमाएगा। जब सू होंग अंदर आया, दोनों ने उसे वार्मली ग्रीट किया। उसने उनसे कहा कि वे आराम करें और चीजें उसे संभालने दें, ये कहते हुए कि अब वो पैसे कमा सकता है। उसके अंकल हंसे और बोले कि सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन वो यूं ही खाली नहीं बैठ सकता। वो डेली एक्सपेंसेस के लिए थोड़ा बहुत कमाता रहेगा। उसकी आंट भी मुस्कुराई और बोली कि उन्हें जितना हो सके उतना बचाना चाहिए, ताकि फ्यूचर में सू होंग कल्टीवेशन पर फोकस कर सके। ये सब सुनकर सू होंग के सीने में एक टाइट एक उठी। उसके अंकल और आंट इतने सालों से फ्रूगली जीते आए थे कि जब तक वो उन्हें सच में वरी फ्री जिंदगी नहीं दे पाता, वे खुद को पुश करना बंद नहीं करेंगे। उस रात रूफटॉप पर खड़े होकर उसने फिर से अपना स्टेटस पैनल खोला। उसे पता था कि विल्डरनेस खतरनाक है और अगर उसे वहां सेफली जाना है तो उसे और स्ट्रेंथ चाहिए। उसने फैसला किया कि जो कुछ भी उसके पास है सब खुद को इंप्रूव करने में झोंक देगा। जैसे ही उसने अपनी बची खुची मार्शल वैल्यू वाइटैलिटी में डाली, एक पावरफुल सेंसेशन उसके शरीर में दौड़ गई। उसका खून गरजने लगा, मसल्स कस गईं और हर इंक्रीज के साथ उसकी ऑरा और डेंस और अप्रेसिव होती चली गई। नंबर बढ़ता रहा और आखिरकार 95.2 पर रुक गया। रात के आसमान के नीचे खड़े होकर सू होंग अपने अंदर बहती पावर को साफ महसूस कर सकता था। अब उसकी मौजूदगी में ही एक फेरोशियस बीस्ट जैसी हल्की प्रेशर थी, जैसे कभी भी अनलीश होने वाली हो। उसने चुपचाप नोट किया कि उसकी वाइटैलिटी 95.2 तक पहुंच चुकी है। एक छोटा सा स्टेप और वो सच में मार्शल आर्टिस्ट बन जाएगा। 2 दिन बाद देर रात वो ट्रेनिंग हॉल के फर्श पर लेटा हुआ था, पूरी तरह एग्जॉस्टेड। उसके शरीर का हर हिस्सा दर्द कर रहा था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। उसकी मार्शल स्किल्स सभी कंप्लीशन तक पहुंच गई थीं। थंडर रश फिस्ट, रेजिंग सी स्पीयर, वज्रा फिस्ट और फ्लोटिंग लाइट पाम सब परफेक्टेड। उसने एक लंबी सांस ली, सोचते हुए कि उसने आखिरकार कर दिखाया। 2 पूरे दिन नॉन स्टॉप कल्टिवेशन का नतीजा मिल गया था। अब आगे बढ़ने का समय था। अगली सुबह वो स्टार सिटी मार्शल आर्टिस्ट्स बेस की ओर निकल पड़ा। वहां पहुंचते ही वो खुद को हैरानी से रोक नहीं पाया। भले ही उसने इस जगह को न्यूज में काउंटलेस बार देखा था, लेकिन यहां खुद खड़े होना बिल्कुल अलग महसूस हो रहा था। मार्शल आर्टिस्ट्स हर जगह थे, स्ट्रीट्स को एक पावरफुल प्रेजेंस से भर रहे थे। आगे बढ़ते हुए उसकी नजर एक बड़े पब्लिक नोटिस बोर्ड पर पड़ी। नॉन रैंक्ड फेरोशियस बीस्ट 300 ब्लू स्टार कॉइन्स, टीयर 1 अर्ली स्टेज 1000 ब्लू स्टार कॉइन्स, टीयर 1 मिड स्टेज 3000 ब्लू स्टार कॉइन्स, टीयर 1 लेट स्टेज 5000 ब्लू स्टार कॉइन्स। लिस्ट पढ़ते हुए सू होंग ने हल्का सा भौहें सिकोड़ी।
नीचे लिखा रूल बताता था कि प्रूफ के तौर पर सिर्फ बीस्ट का लेफ्ट ईयर ही एक्सेप्ट किया जाएगा, इसके बिना कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। कितना प्रिमिटिव है, उसने सोचा, हैरान होते हुए कि सिस्टम अब भी इतना क्रूड था। उसने काउंटर पर एक आदमी को कहते सुना, मिस, जरा कैलकुलेट कर दीजिए, ये सब कितने के होंगे। आदमी के पास एक सैक था जिसमें साफ तौर पर कटे हुए बीस्ट ईयर्स थे। तभी एंट्रेंस पर हंगामा हो गया। किसी ने चिल्लाकर कहा कि रास्ता छोड़ो, यंग मास्टर ये आ रहे हैं। भीड़ इंस्टिंक्टिवली अलग हो गई। सूहोंग ने उधर देखा और तुरंत उस एरोगेंट फिगर को नोटिस किया जो अंदर आ रहा था। उसमें कुछ अजीब सा फेमिलियर लग रहा था। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। वो प्रेजेंस उसे किसी की याद दिला रही थी। फुसफुसाहटें फैलने लगी। अगर उसका अंकल यहां इंचार्ज ना होता तो वो कब कब पीट पीट कर मार दिया जाता। सुना है कुछ दिन पहले उसे बुरी तरह पीटा गया था। ठीक हुआ। सच में? इसीलिए आजकल इतना लो प्रोफाइल रहता है। सूहोंग चुपचाप सुनता रहा। फिर उसने फिर से ऊपर देखा। एक पल के लिए उसकी नजर उस आदमी से टकराई। रिकॉग्निशन दोनों के बीच चमकी। हवा हल्की सी टाइट हो गई। सूहोंग को एहसास हुआ कि असली डेंजर सिर्फ विल्डरनेस के फिरोशियस बीस्ट्स नहीं है, बल्कि लोग भी हैं। उसने खुद को रिमाइंड किया कि हर हाल में कॉशियस रहना है। जब वो बाहर की ओर बढ़ रहा था, किसी ने उसे देखकर कमेंट किया कि वो काफी यंग लग रहा है और पूछा कि क्या वो पहली बार अकेले विल्डरनेस जा रहा है। सूहोंग ने बस छोटा सा जवाब दिया और चलता रहा। उसके पीछे उस आदमी ने सिर हिलाया और बुदबुदाया कि एक और इग्नोरेंट बच्चा अपनी मौत की ओर भाग रहा है। विल्डरनेस के अंदर पहुंचते ही सूहोंग ने आसपास का जायजा लिया। फॉरेस्ट हरा भरा और शांत था, लगभग पीसफुल। फिर भी उसने गार्ड डाउन नहीं किया। उसे रिजल्ट्स के साथ लौटना था। खाली हाथ वापस आने की कोई गुंजाइश नहीं थी। 2 घंटे बीत गए, वो और अंदर तक बढ़ता रहा। उसने पानी पिया और भौहें सिकोड़ी। अब तक उसे एक भी फिरोशियस बीस्ट नहीं मिला था। उसने सोचा कि शायद आउटर एरिया के सारे बीस्ट्स पहले ही साफ हो चुके हैं। ये सोचकर उसने अपनी पेस बढ़ा दी। तभी अचानक उसका एक्सप्रेशन बदल गया। उसके सामने एक मैसिव फिगर खड़ा था, एक फेरोशियस बीस्ट। वो बहुत बड़ा था, उसकी ऑरा ऑप्रेसिव थी और बिल्कुल वैसा ही दिखता था जैसा उसने बुक्स में पढ़ा था। सूहोंग ने तुरंत पहचान लिया, टियर 1 अर्ली स्टेज फेरोशियस बीस्ट, एज़्योर मून वुल्फ। वो ब्लडशॉट आंखों से उसे घूर रहा था, दांत दिखाते हुए, एक लो ग्राउल निकालते हुए। स्पष्ट था, वो भूखा था। जैसे ही बीस्ट ने टेंस होकर पाउंस करने की तैयारी की, सूहोंग ने गहरी सांस ली और खुद को स्टेडी किया। बैटल शुरू होने वाली थी। वुल्फ ने शार्प क्लॉस के साथ झपट्टा मारा। सूहोंग ने तुरंत रिएक्शन दिया। वो साइड में डॉज हुआ और एक इलेक्ट्रिफाइड पंच सीधे उसके एब्डोमेन में ठोक दिया। इम्पैक्ट से बीस्ट उड़ गया। उसका भारी शरीर एक पेड़ से टकराया, डल क्रैश के साथ। वुल्फ जमीन पर गिर पड़ा, मुश्किल से हिल पा रहा था। सूहोंग वहीं खड़ा रहा। उसकी फिस्ट्स में अब भी हल्की सी बिजली चटक रही थी। उसने अपने कांपते हाथों को देखा, शरीर में दौड़ती पावर को महसूस करते हुए। वो सोचे बिना नहीं रह पाया कि असली फेरोशियस बीस्ट से लड़ना अब तक के किसी भी अनुभव से ज्यादा एक्सिलरेटिंग था। टियर 1 अर्ली स्टेज बीस्ट को एक ही बार में गिरा देना उसके खून को एक्साइटमेंट से उबाल रहा था। अगर ये इतना आसान था तो वो सोचने लगा कि टियर 1 मिड स्टेज बीस्ट के सामने वो कैसा करेगा। यही ख्याल उसके दिमाग में आया ही था कि अचानक पीछे से मूवमेंट महसूस हुई। शैडोज से एक और मैसिव फिगर निकला। फॉरेस्ट में एक लो मिनिसिंग ग्राउल गूंज उठा। एक और बीस्ट, कहीं ज्यादा बड़ा, कहीं ज्यादा खतरनाक। टियर 1 मिड स्टेज फेरोशियस बीस्ट, रेजिंग ब्लैक बेयर। बेयर ने चार्ज किया, साफ तौर पर सोचते हुए कि उसे इजी प्रे मिल गया है, लेकिन उसका अटैक लग पाता उससे पहले ही एक ब्लर ने उसे सामने से टक्कर मारी। लाइटनिंग इन्फ्यूज्ड एक पावरफुल ब्लो उसके शरीर में धस गया और वो जमीन पर जा गिरा। सूहोंग वहीं खड़ा रहा, काम और स्टेडी। वो उसी का पंच था। उसने धीरे से सांस छोड़ी, एहसास करते हुए कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी बढ़ चुकी है। अब उसकी करंट पावर के साथ जब तक वो टियर 2 फेरोशियस बीस्ट से नहीं टकराता, वो ज्यादा डेंजर में नहीं था। इसका मतलब एक और रिवॉर्ड सिक्योर, 3000 बाउंटी। यही सोच उसके दिमाग में आई ही थी कि सिस्टम नोटिफिकेशन प्रकट हुई। उसकी अक्यूमुलेटेड मार्शल वैल्यू अब ब्रेक थ्रू के लिए सफिशिएंट थी। मार्शल आर्टिस्ट बनने की दहलीज। सूहोंग का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन सेलिब्रेट करने से पहले ही फॉरेस्ट में एक टेरिफाइंग रोर गूंज उठा। ये प्रेशर अब तक महसूस किए हर चीज से कहीं ज्यादा ऑप्रेसिव था। सिर्फ दबाव से ही उसकी स्किन में सिहरन दौड़ गई। उसका एक्सप्रेशन तुरंत बदल गया। उसने आवाज की दिशा में देखा, आंखें संकरी हो गईं। जो भी था वो अब तक के किसी भी ओपोनेंट से कहीं ज्यादा स्ट्रांग था। क्यूरियोसिटी और कॉशन उसके मन में भिड़ने लगे। आखिरकार क्यूरियोसिटी जीत गई। वो सावधानी से उस दिशा में बढ़ा। जल्द ही वो एक मैसिव रॉक फॉर्मेशन के पास पहुंचा और बेहतर देखने के लिए ऊपर चढ़ गया। जो उसने देखा उससे उसकी सांस अटक गई।
नीचे एक मैसिव फिगर खड़ा था, पेड़ों के बीच लिपटा हुआ, एक विशाल ब्लैक स्केल्ड सर्पेंट। टीयर 1 लेट स्टेज फेरोशियस बीस्ट, ब्लैक जेड पाइथन। उसका शरीर बेहद विशाल था और उसकी ऑरा टेरिफाइंग। पास ही कई लोग पहले से उससे लड़ रहे थे, लेकिन वो साफ तौर पर हार रहे थे। एक एक करके वो उड़कर दूर जा गिर रहे थे, पूरी तरह ओवरपावर्ड। सू होंग उस सीन को देखता रहा, दिल जोर जोर से धड़कता हुआ। ये बिल्कुल अलग लेवल था। अचानक उसे तीखा डेंजर सेंस हुआ। ऑलमोस्ट इंस्टिंक्टिवली वो साइड में कूद गया। ये सही फैसला था। मैसिव बीस्ट ने वहीं वार किया जहां वो अभी खड़ा था। उसकी स्पाइक टेल जमीन पर गिरी, टेरिफाइंग फोर्स के साथ। लेकिन क्रीचर संतुष्ट नहीं था। उसे नफरत थी कि उसका प्रे बच निकला। सू होंग को बैरली लैंडिंग का मौका मिला और उसे फिर से कूदना पड़ा। एक और स्वीपिंग स्ट्राइक को वो मुश्किल से अवॉइड कर पाया। फिर भी अटैक की स्पीड ने उसे छू ही लिया। एक झटका उसके शरीर से गुजर गया। उसे एहसास हुआ कि ये क्रीचर कितना तेज है। खुद को संभालते हुए उसने पास ही किसी और को देखा, बुरी तरह घायल, हिलने में असमर्थ। अपना दर्द एक तरफ रखकर सू होंग ने गिरे हुए व्यक्ति का वेपन उठा लिया। उसने बुदबुदाया कि वो थोड़ी देर के लिए बोरो कर रहा है, और बीस्ट की ओर मुड़ गया। मैसिव पाइथन उठ खड़ा हुआ। उसके जबड़े चौड़े खुले, एक और स्ट्राइक की तैयारी में। सू होंग ने मुश्किल से अटैक अवॉइड किया, आखिरी पल में रोल करके। पैरों पर आते ही उसके थॉट्स दौड़ने लगे। टीयर 1 लेट स्टेज फेरोशियस बीस्ट को आमतौर पर कई मार्शल आर्टिस्ट्स मिलकर गिराते हैं, और फिर भी वो अब उस पॉइंट पर था जहां वो अकेले सामने से लड़ सकता था। वो समझ गया, ये सब इसलिए क्योंकि उसकी सारी मार्शल स्किल्स परफेक्टेड स्टेट में थीं। परफेक्टेड वॉइड स्टेप का इस्तेमाल करते हुए वो बैटलफील्ड में बिजली की तरह घूमने लगा, बीस्ट के अटैक्स को ब्लाइंडिंग स्पीड से डॉज करता हुआ। फिर उसने काउंटर अटैक किया। रेजिंग सी स्पीयर टेक्निक से स्पीयर आगे धकेली। ब्लो ने बीस्ट की हाइड को चीर दिया। उसके गले से फ्यूरियस रोर निकला। पाइथन दर्द से बेकाबू हो गया, जोर जोर से तापने लगा। लेकिन सू होंग नहीं रुका। उसने फिर वार किया। उसकी मूवमेंट्स फ्लूइड और प्रिसाइज थीं, मैसिव क्रीचर को फ्रेंजी में डालती हुईं। फिर भी वो सच्चाई जानता था, बीस्ट का शरीर बहुत बड़ा था। एक डिसाइसिव ब्लो लगाना आसान नहीं था। साइज का डिफरेंस फेटल स्पॉट पर वार करना मुश्किल बना रहा था। मनूवर करते हुए उसने खुद को पेशेंस रखने की याद दिलाई। पहले उसे वीकन करना होगा, सही ओपनिंग का इंतजार करना होगा। तभी बीस्ट ने फिर से हमला किया। उसका विशाल शरीर ओवरवेलमिंग फोर्स के साथ उसकी ओर टूटा। जवाब में उसने अपनी थंडरस फिस्ट अनलीश की। परफेक्ट एग्जीक्यूशन। एक्सप्लोसिव फोर्स ने बीस्ट के अटैक से टकराकर उसे वहीं रोक दिया। शॉकवेव हवा में फैल गई। दोनों पीछे की ओर लड़खड़ा गए। बैटल अभी खत्म होने से बहुत दूर थी। सू होंग जानता था कि सक्सेसफुल स्ट्राइक के बाद उसे रुकना नहीं चाहिए। उसे तुरंत पीछे हटना था, डिस्टेंस बढ़ानी थी और अगली ओपनिंग ढूंढनी थी। एक भी मिस्टेक फेटल हो सकती थी। यही प्राइस था ऐसे क्रीचर से लड़ने का। हर एक्सचेंज के साथ उसकी सांसें भारी होती जा रही थीं। इस तरह लड़ना एग्जॉस्टिंग था, लेकिन यही सबसे सेफ ऑप्शन था। फिर भी जैसे जैसे बैटल खिंचती गई, उसे खुद भी महसूस होने लगा कि स्टैमिना गिर रही है। उसी समय ब्लैक जेड पाइथन की हालत भी बेहतर नहीं थी। उसकी मूवमेंट सुस्त होने लगी थीं, सांसें रफ और अनइवन हो चुकी थीं। सू होंग ने महसूस किया, बीस्ट भी अपनी लिमिट के करीब है, बस थोड़ा सा और। उसने सोचा, अगर मैं इसे इसी तरह बनाए रखूं तो मैं इसे खत्म कर सकता हूं। उसने खुद को संभाला, अगले एक्सचेंज के लिए तैयार होते हुए पूरा ध्यान सामने मौजूद बीस्ट पर लगाए रखा। तभी बिना किसी वार्निंग के उसकी रीढ़ में एक खतरनाक सिहरन दौड़ गई। कुछ गलत था। वो रिएक्ट कर पाता उससे पहले ही साइड से एक वायलेंट फोर्स उस पर आ टकराई। इम्पैक्ट ने उसे हवा में उछाल दिया और उसका शरीर जोर से जमीन से टकराया। एक ही पल में उसकी सांस बाहर निकल गई। उसने जबरदस्ती खुद को पलटने पर मजबूर किया, अगला वार मुश्किल से ब्लॉक किया। फिर भी झटके ने उसकी हड्डियां हिला दी। उसे देर से एहसास हुआ, उस पर एम्बुश किया गया था। किसी तरह खड़ा होते हुए उसने गुस्से में पूछा कि कौन है। शैडोज से कई फिगर्स बाहर आए। उनमें से एक जोर से हंसा। साफ दिख रहा था कि वो इस हालात का मजा ले रहा है। उसने सू होंग का मजाक उड़ाया, पूछा कि अचानक पकड़े जाने का एहसास कैसा है, और सुझाव दिया कि शायद सू होंग को ब्लैक जेड पाइथन उन्हें सौंप देनी चाहिए। सू होंग की आंखें सिकुड़ गईं। उसने आवाज पहचान ली। उसका दिल हल्का सा बैठ गया। मुसीबत सच में आ चुकी थी। सू होंग बेहद बुरी स्थिति में था। चारों ओर उसे कई गूंज ने घेर रखा था, जिनका उसके साथ पुराना हिस्ट्री था। गून लीडर बोला कि जब उसने पहले सू होंग को अकेले शहर से बाहर जाते देखा था तो उसे पूरा यकीन था कि सू होंग बाहर मर ही जाएगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि सू होंग की किस्मत इतनी अच्छी होगी। न सिर्फ वो मरा नहीं, बल्कि उसने एक बुरी तरह घायल ब्लैक जेड जाइंट पाइथन तक हासिल कर ली। वो पास पड़ी जाइंट पाइथन को देखता है, जो पहले से ही गंभीर रूप से घायल थी और मरने के कगार पर थी, और उसे लगता है कि ये उसके लिए कितनी शानदार अपॉर्चुनिटी है।
सू होंग सोचता है कि उसने कहा था पिकअप की, इसका मतलब वे अभी अभी पहुंचे हैं। वो नोटिस करता है कि पांचों मार्शल आर्टिस्ट हैं। नंबर्स का एडवांटेज उनके पास था। उसे पता था कि वो उन्हें हेड ऑन नहीं झेल सकता। अचानक उनमें से एक एनिमी उस पर झपट्टा मारता है, फिस्ट ताने हुए, चिल्लाते हुए कि सू होंग ने यंग मास्टर ये की बात नहीं सुनी क्या? यंग मास्टर ये इस जाइंट पाइथन को चाहता है। वो पूछता है कि सू होंग अब तक भाग क्यों नहीं गया? ये सब देखकर सू होंग का गुस्सा फूट पड़ा। उसने भारी मात्रा में ऑरा अपने हाथ में चैनल की। वो कहता है कि अभी उसे पीछे हटाया जाना सिर्फ स्नीक अटैक की वजह से था। क्या वह सच में लगा कि वो उन्हें हरा नहीं सकता? फिर सू होंग सीधा पंच मारता है। दोनों की फिस्ट्स टकराईं। एक पावरफुल एनर्जी सर्ज चारों ओर फैल गई। एनिमी दंग रह गया। उसे एहसास हुआ कि सू होंग की पावर कितनी टेरिफाइंग है। लेकिन सू होंग रुका नहीं। उसने दुश्मन के चेहरे पर सीधा वार किया। वो गून उड़ता हुआ बाकी सबके सामने जा गिरा। लीडर ने कहा, यह पावरफुल वज्रा फिस्ट है। और यह सच में वही है, मिनोटॉर। गून लीडर इस प्रदर्शन से बेहद इंप्रेस था। लेकिन सू होंग ने उसे पहचान लिया। वो व्हाइट फॉक्स था। व्हाइट फॉक्स ने कहा कि इतने लोगों के सामने सू होंग ने उसे बहुत बड़ी ह्यूमिलिएशन दी है, और सू होंग पहला इंसान है जिसने ऐसा किया। व्हाइट फॉक्स आग बबूला था। वो कभी नहीं चाहता था कि उसके साथ ऐसा हो। उसने तुरंत अपने सारे गूंस को सू होंग को खत्म करने का आदेश दिया। सब अपने वेपन्स के साथ उस पर टूट पड़े। सू होंग ने फौरन अपनी स्पीयर पकड़ी और वाइल्ड में दौड़ना शुरू किया। व्हाइट फॉक्स नहीं चाहता था कि वो भाग निकले। उसने सबको चेस करने का आदेश दिया। सब उसके पीछे विल्डरनेस में फैल गए, हर पॉसिबल हाइडिंग स्पॉट चेक करते हुए। एक बोला कि वो उसे ढूंढ नहीं पा रहा, पूछता है वो है कहाँ। दूसरा बोला कि आगे वुड्स बहुत डेंस है, एम्बुश आसान है, सबको सावधान रहना चाहिए। लेकिन उनमें से एक उतना डरा नहीं था। वो बोला कि इतने लोग हैं, क्या वे सच में एक ही आदमी से डरेंगे? तभी उसकी पीठ के पीछे एक फ्लैश हुआ, इनसेनली हाई स्पीड पर। वो तुरंत पीछे मुड़ा। वहां सू होंग था। सू होंग ने उसे एक पावरफुल पंच से गिरा दिया। वो उड़ता हुआ सीधा अपने लीडर के सामने जा गिरा। वो पूरी तरह आउट था। ये देखकर लीडर सोचने लगा कि सू होंग इतना तेज कैसे हो सकता है। व्हाइट फॉक्स को यकीन नहीं हो रहा था। इंटेंसिटी देखकर बाकी सबने जल्दी से सर्कल बना लिया। कोई भी अगला टेरिफाइंग पंच झेलना नहीं चाहता था। एक बोला, ये थंडर रश फिस्ट है, 9 इकोस थंडर रश फिस्ट। दूसरा बोला, यहां तक कि टियर 3 मार्शल आर्टिस्ट भी थंडर रश फिस्ट को परफेक्ट रियल्म तक ट्रेन नहीं कर पाते। व्हाइट फॉक्स और ज्यादा चिढ़ गया। उसने उन्हें चुप रहने को कहा। वो अंदर ही अंदर कांप रहा था। परफेक्ट वज्रा फिस्ट और परफेक्ट थंडर रश फिस्ट, ये पॉसिबल नहीं होना चाहिए। वो पहले ही डरा हुआ था। लेकिन अगर उसे पता होता कि सू होंग एक पेड़ पर छिपा उन्हें देख रहा है, तो वो और भी ज्यादा डर जाता। सू होंग को वो सब ऐसे लग रहे थे जैसे छोटे छोटे चूहे जिनका शिकार एक बिल्ली कर रही हो। सू होंग सोचता है कि अगर वो अभी जायंट पाइथन से लड़कर इतनी वाइटैलिटी खर्च न कर चुका होता तो वो उन्हें हेड ऑन कुचल देता। वो अपनी स्पीयर फेंकता है। सोचता है कि फिलहाल उसे उन्हें एक एक करके ही खत्म करना होगा। स्पीयर पास में जाकर गड़गड़ाहट के साथ धंसती है। सब चौंक जाते हैं। जैसे ही उनकी नज़र स्पीयर पर जाती है, सू होंग अचानक एक को पकड़ लेता है। इंस्टेंट स्ट्राइक, और फिर गायब। बचे हुए गूंज पूरी तरह दहशत में आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि साथ रहकर भी वे बच नहीं सकते। ये आदमी बहुत ज़्यादा इंटेंस है, बहुत ज़्यादा पावरफुल। वे यंग मास्टर ये से कहते हैं कि ये लड़का बहुत स्ट्रांग है, उन्हें तुरंत निकल जाना चाहिए। लेकिन लीडर ये स्वीकार नहीं कर पाता। वो भागना नहीं चाहता। अंदर से डरा हुआ होने के बावजूद वो परवाह न करने का नाटक करता है। व्हाइट फॉक्स कहता है कि भागना मजाक है, आज वो सू होंग को जरूर मारेगा। लेकिन सू होंग बेहद तेजी से उनके चारों ओर घूम रहा था। वे उसे ठीक से देख भी नहीं पा रहे थे। फिर बात करते करते सू होंग उनके पास से गुजर जाता है। व्हाइट फॉक्स कुछ कहने ही वाला था कि एक और गून पकड़ा गया, जमीन पर जोर से पटका गया। सू होंग फिर से गायब। व्हाइट फॉक्स का डर और फ्रस्ट्रेशन बढ़ता ही जा रहा था। उसे लगता है कि बस कुछ ही दिन हुए हैं और ये लड़का इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है, ये अनरियल लगता है। फिर सू होंग उसके ठीक पीछे से गुजरता है। व्हाइट फॉक्स तुरंत पलटता है, वहाँ कुछ नहीं। वो गाली देता है, कहता है सू होंग उसे पकड़ ही नहीं सकता। लेकिन जैसे ही वो फिर पलटता है, सू होंग उसके पीछे खड़ा होता है। उसके दिमाग में एक ही ख्याल, अब मेरी बारी है। व्हाइट फॉक्स तुरंत रिएक्ट करता है, कहता है कि ये मत समझो कि मैं हार चुका हूं। वो अपनी मैजिक ऑरा इकट्ठा करता है और वार करता है, वॉइड ब्रेकिंग फिंगर। सू होंग तुरंत डॉज करता है। पीछे का पेड़ इतना लकी नहीं होता। अटैक की फोर्स से वो पूरी तरह टूट जाता है। व्हाइट फॉक्स रुकता नहीं, बार बार बीम अटैक्स करता है, हर बार चिल्लाता है वॉइड ब्रेकिंग फिंगर। लेकिन सू होंग बहुत तेज है, हर अटैक डॉज। छिपते हुए बचते हुए सू होंग सोचता है कि ये पावर वाकई इनक्रेडिबल है। इस मार्शल स्किल का ग्रेड जरूर लो नहीं है, क्या ये बैंग हो सकता है? उसे ये थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगता है, शायद कभी वो इसे अपने स्किल्स में जोड़ना चाहे। लेकिन सामने खड़ा आदमी जिसकी उंगली ब्लू ऑरा से चमक रही है, बिल्कुल काम नहीं है। वो बेहद फ्रस्ट्रेटेड है। सोचता है कि ये बदबूदार बच्चा, उसका चेहरा उसके दिमाग में हमेशा के लिए बसा चुका है। अगर सू होंग ने उसे चोट पहुंचाई तो वो लौटकर सू होंग के पूरे परिवार को मिटा देगा।
जैसे ही ये शब्द सूहोंग के कानों में पड़ते हैं वे उसके दिमाग में गूंज उठते हैं। वो बुरी तरह भड़क उठता है। उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की बात ये पूरी तरह अनएक्सेप्टेबल थी। वो एक पल सोचता है, यकीन नहीं कर पाता, और फिर एक स्विफ्ट डॉजिंग मोशन में सीधा सूहोंग की ओर झपटता है। व्हाइट फॉक्स अपनी बैकग्राउंड बताने लगता है। कहता है कि उसका अंकल मार्शल आर्टिस्ट बेस का सुपरवाइजर है। उसका पिता भी कोई इंपॉर्टेंट आदमी है। वो पूरा भी नहीं कर पाता। सूहोंग पहले ही उसके पीछे खड़ा होता है। उसकी पावरफुल ऑरा दबाव डाल रही होती है। इस बार सूहोंग पहले कुछ नहीं कहता। वो बस अपनी पावर दिखाना चाहता है। जैसे ही उसकी फिस्ट में टेरिफाइंग स्ट्रेंथ इकट्ठा होती है वो बोलता है। कहता है कि उसे व्हाइट फॉक्स पहले ज्यादा पसंद था जब वो हाई एंड माइटी बना रहता था। ये अकेलापन उसे सूट नहीं करता, लेकिन फिर भी वो इसका मजा लेने वाला है। फिर वो व्हाइट फॉक्स के चेहरे पर सीधा पंच मारता है। व्हाइट फॉक्स उड़ता हुआ दूर जा गिरता है। इस बार पावर ओवरवेलमिंग है। वो फॉरेस्ट के अंदर गहराई तक फेंका जाता है, पेड़ों को चीरता हुआ। आखिरकार जमीन से टकराता है। धुआं फैल जाता है। जब सब सेटल होता है सूहोंग गुस्से भरे चेहरे के साथ उसकी ओर बढ़ता है। उसके चारों ओर लाल ऑरा लिपटी होती है। वो कहता है कि व्हाइट फॉक्स को कभी उसके परिवार का नाम नहीं लेना चाहिए था। जमीन पर पड़ा बुरी तरह घायल व्हाइट फॉक्स पूछता है, सूहोंग इतना स्ट्रांग कैसे हो सकता है? ये इम्पॉसिबल है। वो मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं है। वो चिल्लाता है, तू है क्या? उसके पीछे जायंट पाइथन उसकी आवाज़ सुन लेती है। उसकी नज़र उस पर टिक जाती है। व्हाइट फॉक्स को अचानक कुछ गलत लगने लगता है। वो पीछे देखता है। पाइथन अपनी टेल घुमाती है, मैसिव जॉज खोलकर वार करती है। व्हाइट फॉक्स गिर जाता है। अब पाइथन पूरा ध्यान सूहोंग पर केंद्रित कर लेती है। सूहोंग को एहसास होता है वो गूंज से लड़ने में बहुत ज़्यादा समय बिता चुका था। जायंट पाइथन अपनी स्टैमिना रिकवर कर चुकी थी। अब वो फिर से लड़ने के लिए रेडी थी, और इस बार एडवांटेज उसके पास था। इतनी लगातार लड़ाइयों के बाद सूहोंग को अब पहले जैसी कॉन्फिडेंस महसूस नहीं हो रही थी। सब लोग बुरी तरह पिटने के बाद बेहद फ्रस्ट्रेटेड हैं। उनमें से एक गाली देता है और कहता है कि ये बच्चा बहुत ज्यादा अजीब है। दूसरा पूछता है कि यंग मास्टर ये कहाँ है, और सोचता है कि क्या उसने उस बच्चे को निपटा दिया। अचानक उनकी नज़र उसी आदमी पर पड़ती है जिसने उन्हें हराया था। वो फिर से सीधा उनकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। वे तुरंत एक और फाइट के लिए खुद को तैयार कर लेते हैं। एक चिल्लाता है कि वो ब्रैट आखिरकार बाहर आ गया। दूसरा कहता है कि इस बार वो उसे छोड़ेगा नहीं। लेकिन सूहोंग को उनसे लड़ने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। वो लगातार आगे बढ़ता रहता है और शांति से कहता है कि उसके वास्ते से हट जाओ। एक सेकंड बाद उन्हें समझ आ जाता है कि वो इतनी तेज क्यों भाग रहा है। उसके ठीक पीछे जायंट पाइथन है और वो बेहद गुस्से में लग रही है। उस पल कोई भी एक शब्द तक नहीं बोल पाता। पाइथन तुरंत सूहोंग पर हमला करती है, लेकिन सूहोंग हाथ में स्पीयर लिए एक तरफ कूद जाता है और वार डॉज कर लेता है। उनमें से एक बेवकूफ बच्चा समय पर रिएक्ट नहीं कर पाता। पाइथन उसे पकड़ लेती है। एक नोटिफिकेशन दिखाई देता है, ओपोनेंट मार्शल आर्टिस्ट इनडायरेक्टली टेकन डाउन, 30 मार्शल वैल्यू गेन्ड। पाइथन फिर दूसरे पर हमला करती है। वो भी समय पर बच नहीं पाता। एक और नोटिफिकेशन आता है, ओपोनेंट मार्शल आर्टिस्ट इनडायरेक्टली टेकन डाउन, 30 मार्शल वैल्यू गेन्ड। सूहोंग थोड़ा चौंक जाता है। वो सोचता है कि उसे इस तरह से भी मार्शल वैल्यू मिलेगा, ये उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन पाइथन पहले ही फिर से उस पर हमला कर चुकी होती है। सूहोंग एक बार फिर कूदता है और स्वीपिंग टेल से बच जाता है। पाइथन काफी चालाक है। वो अपना पूरा शरीर इस्तेमाल करने लगती है किसी को भी ऑफ गार्ड पकड़ने के लिए। फिर भी सूहोंग बिना रुके डॉज करता रहता है और मूव करता रहता है। लड़ते और भागते हुए सूहोंग को एहसास होता है कि इतनी लड़ाइयों के बाद उसकी मार्शल वैल्यू अब ब्रेक थ्रू के लिए काफी है। वो मार्शल आर्टिस्ट बन सकता है। वो पेड़ों के बीच तेजी से मूव करता है। इससे पाइथन और ज्यादा चिढ़ जाती है। चाहे जितनी कोशिश करे वो उसे पकड़ नहीं पाती। भागते हुए सूहोंग सोचता रहता है कि अगर उसे कोई सेफ जगह मिल जाए तो ब्रेक थ्रू के लिए परफेक्ट होगा। तभी आगे बढ़ते हुए उसकी नजर किसी चीज पर पड़ती है। एक छोटी सी केव, बिल्कुल वही जगह जिसकी उसे तलाश थी, जहां वो पाइथन के अटैक से सेफ रह सके और अपनी पावर बढ़ाने पर फोकस कर सके। केव देखते ही वो कहता है परफेक्ट, और तुरंत उसकी ओर बढ़ता है। पाइथन अभी भी उसके पीछे है। जैसे ही वो फिर से हमला करने वाली होती है सूहोंग सीधे केव में कूद जाता है। पाइथन भी पीछा करती है, लेकिन उसका विशाल शरीर एंट्रेंस पर ही फंस जाता है। अब वो सिर्फ फ्रस्ट्रेशन में दहाड़ सकती है। सूहोंग शांति से अपने सिस्टम को देखता है। वो अपने स्टैट्स चेक करता है। नेम सूहोंग, वाइटैलिटी 96, स्पिरिट 23, फिजिक मॉर्टल बॉडी 3%, मार्शल स्किल्स ऑल एट परफेक्ट लेवल, रेजिंग सी स्पीयर टेक्निक, थंडर रश फिस्ट, वज्रा फिस्ट, फ्लोटिंग लाइट पाम, वॉइड स्टेप, मार्शल वैल्यू 504। वो सिस्टम पर लगातार टैप करने लगता है। खुद से कहता है और तेज और तेज। वो कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा पावर चाहता है। वो वाइटैलिटी पर फोकस करता है, बार बार टैप करता है। उसे महसूस होता है कि उसके शरीर में उफान आ रहा है, जैसे उसकी नसों में खून की जगह मैग्मा बह रहा हो। जल्द ही वाइटैलिटी 100 पहुंच जाती है। यहां तक कि पाइथन भी महसूस करती है कि कुछ टेरिफाइंग हो रहा है। तभी एक नोटिफिकेशन आता है, ब्रेक थ्रू अचीव्ड, टियर 1 मार्शल आर्टिस्ट। सूहोंग सोचता है, आखिरकार मैं सच में मार्शल आर्टिस्ट बन गया। वो अपनी मुट्ठी भींचता है
ऑरा उसके पूरे शरीर में दौड़ता है। वो पाइथन की तरफ देखता है और कहता है, अब मेरी बारी है। पाइथन को असली डर महसूस होता है। वो पीछे हटने की कोशिश करती है, भागना चाहती है, लेकिन सू होंग उसे मौका नहीं देता। वो अपनी सारी ताकत इकट्ठा करता है और एक बेहद पावरफुल पंच मारता है। केव में फंसी पाइथन बच नहीं पाती। पंच सीधे उस पर लगता है। वो दहाड़ती है और हवा में उछल जाती है। कोई यकीन नहीं कर सकता कि इतने कम समय में सू होंग इतना स्ट्रांग हो गया है। लेकिन सू होंग अभी रुका नहीं है। वो एक और फिस्ट बनाता है, वज्रा फिस्ट अटैक। वो पाइथन की टेल पर कूदता है, उसे फुटहोल्ड की तरह इस्तेमाल करता है। लगातार पंचेस उसे जमीन में ठोक देता है, धुआं भर जाता है। जब डस्ट सेटल होती है, सू होंग जायंट पाइथन के ऊपर खड़ा होता है, ट्रायम्फेंट। उसकी मार्शल वैल्यू और 92 बढ़ जाती है। सू होंग कहता है कि भले ही जायंट पाइथन पहले से हेविली इंजर्ड थी, अब वो उसके अटैक्स को हेड ऑन फेस कर सकता है। फिर वो वहीं बैठकर रिवॉर्ड के बारे में सोचता है। वो कहता है कि फेरोशियस बीस्ट्स का शिकार करने पर आमतौर पर लेफ्ट ईयर काट कर पैसे के बदले दिया जाता है, लेकिन सांपों के कान नहीं होते। उसे समझ नहीं आता कि क्या करे। थोड़ा सोचने के बाद वो इसे भूलने का फैसला करता है और जल्दी वापस जाने की सोचता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, पूरा फॉरेस्ट शांत हो चुका होता है। सिर्फ तबाही के निशान बचे होते हैं। पहले का सारा कियोस गायब। सू होंग आगे बढ़ते हुए उन इडियट्स को देखता है जिन्होंने उसे घेरने की कोशिश की थी और इस हालत में पहुंच गए। वो कहता है, ये लोग तो आसानी से छूट गए। चलते हुए वो सोचता है कि क्या वो उस हाई लेवल मार्शल टेक्निक को ढूंढ सकता है जो उस आदमी ने इस्तेमाल की थी। तभी उसे कुछ दिखाई देता है। वो कहता है, वॉइड ब्रेकिंग फिंगर। वो कमेंट करता है कि ये वाकई इंटरेस्टिंग है। वो कुछ समय केव के पास ही रुकने का फैसला करता है। आग जलाता है, पाइथन के शरीर के पास बैठ जाता है। वो टेक्निक को स्टडी करने लगता है। कहता है कि उसने वॉइड ब्रेकिंग फिंगर की पूरी इंट्रोडक्टरी कल्टीवेशन मेथड याद कर ली है। अब वो सिस्टम से इसे जल्दी मास्टर करना चाहता है। प्रैक्टिस करते करते एक क्लोन सामने आता है। क्लोन तुरंत वॉइड ब्रेकिंग फिंगर का इस्तेमाल करता है, बार बार। फाइट के दौरान सू होंग की मास्टरी तेजी से बढ़ती है। 51%, 63%, 77%, 93%। जल्द ही वॉइड ब्रेकिंग फिंगर बेसिक रेल्म में प्रवेश करता है। 1% से चार्ज होना शुरू, लेकिन सू होंग साफ तौर पर थक चुका है। वो खांसता है, कहता है, जैसा कि उम्मीद थी, बी रैंक मार्शल स्किल। इसे बेसिक रेल्म तक सीखना भी शरीर पर भारी दबाव डालता है। टेक्निक की गाइडेंस उसे बताती है, किसी मॉन्स्टर को ढूंढो और इसकी पावर टेस्ट करो। 3 दिन बाद सू होंग एक विशाल दहाड़ते मॉन्स्टर के सामने खड़ा होता है, एक ह्यूज बेर। वॉइड ब्रेकिंग फिंगर का इस्तेमाल करते हुए वो उससे हेड ऑन लड़ता है। आखिरकार वो उसे गिरा देता है। लड़ाई के बाद सू होंग कहता है, आखिरकार परफेक्ट रेल्म। वो जोड़ता है कि ये पावर सच में बी रेल्म मार्शल स्किल के लायक है। एक नोटिफिकेशन आता है, वॉइड ब्रेकिंग फिंगर मास्टर्ड, रीच्ड परफेक्ट लेवल। सू होंग कहता है, अब वापस जाने का समय है। मार्शल आर्टिस्ट बेस पर भारी भीड़ जमा होती है। एक चौंक कर चिल्लाता है, कुल 2,30,000। दूसरा कहता है, थंडर स्क्वाड कितनी फियर्स है, इतनी फेरोशियस बीस्ट मार डाली। कोई और कहता है, ये एक हार्वेस्ट कई महीनों की मेहनत के बराबर है। एक और बोलता है, हैरानी की बात है, एक भी नॉन रैंक्ड बीस्ट नहीं है, सब टियर 1 है और कुछ तो हाई स्टेज भी हैं। रिसेप्शनिस्ट शॉक में ऊपर देखता है, रिजल्ट्स अनाउंस करता है। 72 टियर 1 इनिशियल स्टेज फेरोशियस बीस्ट्स, 83 मिडिल स्टेज, 17 हाई स्टेज। टोटल रिवॉर्ड 46,000 ब्लू स्टार कॉइन्स। सू होंग सोचता है कि शायद उसने बहुत ज्यादा शिकार कर लिया। ये बहुत ज्यादा कंस्पिक्यूअस है। अगर उसे पता होता तो वो कम बीस्ट्स मारता। अब वो बस उम्मीद कर सकता है कि इससे ज्यादा मुसीबत ना आए। आसपास के लोग पूरी तरह पागल हो जाते हैं। नंबर्स पर हंगामा मच जाता है। अचानक लोग आगे बढ़ने लगते हैं। सू होंग आगे चलता है। कुछ चिल्लाते हैं, बेस पर अटैक हुआ है। कोई पूछता है, इतने हाई लेवल मार्शल आर्टिस्ट के रहते ये कैसे हो सकता है। शोर बढ़ता है। तभी किसी के आने का एहसास होता है। पहले हाथ दिखाई देते हैं, फिर पूरा व्यक्ति सामने आता है। ये ची, बेस का इंचार्ज, ये फेंग का अंकल। वो आदेश देता है, बेस को तुरंत ब्लॉकेट करो, एक मक्खी भी बाहर न जाने पाए। सब तुरंत जवाब देते हैं, समझ गए, अभी करते हैं। थोड़ी देर बाद एक और सुपरवाइजर आता है, पूछता है क्या हुआ। ये ची जवाब देता है, उसका नेफ्यू फेंग और उसके साथ के 4 मार्शल आर्टिस्ट सब मर चुके हैं। भीड़ सन्न लह जाती है। कोई फुसफुसाता है, योंग भी मारा गया, पूरी 5 लोगों की टीम खत्म। कोई धीरे से कहता है, अच्छा हुआ, ये फेंग ने यहाँ हर किसी को कभी न कभी लूटा है। एक और जोड़ता है, अगर उसका बैकग्राउंड ना होता तो वो कब का निपट चुका होता। कोई बुदबुदाता है, आखिरकार वो कावट गिर गया। ये ची फिर अनाउंस करता है, ये फेंग के शरीर से एक बी रैंक मार्शल स्किल गायब है। वो आदेश देता है, सभी मार्शल आर्टिस्ट्स की तलाशी ली जाए। जब तक सारी सस्पिशंस क्लियर ना हो जाए कोई नहीं जाएगा। सू होंग सोचता है, बॉडीज देखकर साफ है कि उन्हें जायंट पाइथन ने मारा। उस तक बात नहीं आनी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे सर्च चलती है और ज्यादा लोगों की चेकिंग होती है, वो अनईजी महसूस करने लगता है। वो सोचता है, क्या वो मुझे टारगेट कर रहे हैं।
खासकर तब जब वो देखता है कि लोग उसे देख रहे हैं और आपस में फुसफुसा रहे हैं। अचानक ये चीज सीधे सू होंग की ओर बढ़ता है, अपने आदमियों के साथ। ऊपर से वो काफी पोलाइट लगता है। वो कहता है कि उसने सुना है सू होंग ने अकेले 4 लाख से ज्यादा की फेरोशियस बीस्ट्स मारी हैं। वो उसकी स्किल्स की तारीफ करता है, लेकिन उसके काम शब्दों के बावजूद ये ची के चारों ओर लाल ऑरा साफ दिख रहा है। वो बेहद बुरे मूड में है। ऐसा लगता है जैसे उसने कुछ सेंस कर लिया हो। हे दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि हम इस कहानी को जारी रखें तो प्लीज इस वीडियो को अपना पूरा सपोर्ट दें और ऐसी ही नई नई स्टोरीज के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।